तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था। पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो सारे मैंने कंपाइल किए हैं। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने नोट्स भी आपको सेपरेट दिए थे, जो आपकी नोट्स वाली वीडियोज़ थी, वीडियो सीरीज़ थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने पहले दी थी, उसमें भी काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन इसमें भी हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इसमें प्रैक्टिकल पर रहेगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, और इसको आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। एक एक कंसेप्ट मैंने जो है बहुत अच्छे से समझाया है। ईयर वाइज ना बना के मैंने इसको टॉपिक वाइज बनाई है, बिल्कुल ईजी करने के लिए। आपको एक एक टॉपिक के ऊपर 10-10, 20-20 एग्जाम्पल है, जो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस थोड़ी सी वीडियो लंबी है, एंड तक ज़रूर देखें। सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं श्योर शूट हूँ। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे इसको 2-3 बार, तो आपका पेपर बहुत ईजिली आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। मैंने जितना भी ओवरऑल पॉसिबल था सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को ईयर वाइज ना डिवाइड करके टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके मैंने डिवाइड किए हैं सेक्शंस में। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है आपका वीक है, उसको आप 2-3 बार देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक थ्योरी है उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, एक्सप्लेन गिव एंड एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की 3 एप्लीकेशंस बताइए। तो इसमें आपके पास आप बता सकते हैं कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने के काम आती हैं, डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के काम आती है, यूज़र से इंटरेक्ट करने के काम आती है, यूज़र का जो डेटा है उसे वैलिडेट करने में आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। इसके अलावा आप गेम्स, मोबाइल ऐप्स, और आप किसी तरह के फ्लाइंग रोबोट या कुछ भी किसी तरह के आर्ट वगैरह बना सकते हैं। काफ़ी जगह ये यूज़ हो रहा है, आपके इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में भी यूज़ हो रहा है। और आपकी इसकी जो है जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट्स है, इसको आप डिक्शनरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, और कहीं यूज़ करना चाहें तो उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनमें से आपको 3 लिखनी है। तो ये आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, लेकिन एंड में मैंने इसमें बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले हैं। तो बहुत लंबी होने वाली है वीडियो, आप कमर की पेटी बांध लीजिए, बहुत लंबी जाने वाली है। तो आप पेशेंस के साथ इसको देखेंगे। राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के 5 फीचर्स बताने हैं। ऑल ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट्स, कैन बी यूज्ड बोथ ऑन क्लाइंट एंड सर्वर साइड, दोनों में यूज हो सकता है, सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, कीप्स गेटिंग अपडेटेड, बहुत सारे नए वर्जन्स आ गए हैं इसके। और इसमें आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और डायनेमिक पेजेस बनाने के तो काम आते ही। तो ये कुछ फीचर्स या आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने एक वीडियो इससे पहले शेयर की थी, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे इस तरह के जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए थे। इसमें मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम दिए हैं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस है, बट मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक कवर कर दिया। तो तीसरा क्वेश्चन है इसमें जो आपका थ्योरी में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल, डिपेंड करेगा। इसमें 1 मार्क्स का है तो आप एक डिफरेंस बता देंगे, 3 या 4 मार्क्स का है तो मैंने क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में शेयर किया था, जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो थी, उसमें मैंने 5 या 6 डिफरेंसेस बताए हैं। तो सिंपली जो स्क्रिप्ट या कोड आपका ब्राउज़र पर क्लाइंट पर रन करे, क्लाइंट मशीन पे, वो आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। और जो वेब सर्वर पर, जहाँ वेबसाइट आपकी जो स्टोर होती है, वहाँ पर अगर कोई कोड रन हो रहा है तो वो आपका सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि समंथा हैज़ क्रिएटेड अ वेबसाइट दैट हैज़ वेब पेजेस दैट गिव इन्फॉर्मेशन ऑन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड पर एक वेबसाइट है, बनाई है, उसको बनानी है समंथा को। विद रेस्पेक्ट टू वेब डिस्क्रिप्शन क्लासीफाई द वेबसाइट एज स्टैटिक और डायनेमिक। तो वो किस तरह की वेबसाइट होगी, स्टैटिक या डायनेमिक, और आपको स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस बताना है। तो पहली बात तो कि वो एक स्टैटिक वेबसाइट बनाएगी, क्योंकि उसको सिंपली गिव इन्फॉर्मेशन देनी है, उसे यूज़र से कोई इंटरेक्शन नहीं करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट है कि हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएं। अब स्टैटिक वेबसाइट में और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस आता है। तो स्टैटिक वेबसाइट जो है, उसके जो कंटेंट होते हैं, वो आपके चेंज नहीं होते रन टाइम पे, यानी कि जब आपका एक बार पेज लोड हो गया तो वो कंटेंट सेम रहते हैं। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में वेब पेज के जो कंटेंट है वो चेंज होते रहते हैं। ऐसी नो इंटरेक्शन विद डाटाबेस पॉसिबल, डाटाबेस के साथ कोई जो है किसी तरह का डाटाबेस इन्वॉल्व ही नहीं होता स्टैटिक वेबसाइट में। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में डाटाबेस पॉसिबल है, आप उसके साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से इट इज़ फास्टर टू लोड, आपकी जो डायनेमिक वेबसाइट है उनको लोड करवाना थोड़ा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू योर स्टैटिक वेबसाइट, वो स्लोवर रहती हैं, थोड़ी बल्की हो जाती हैं। चीपर डेवलपमेंट कॉस्ट, आपकी स्टैटिक वेबसाइट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कम आती है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट की ज़्यादा आती है।
नो फीचर फॉर कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेज का कोई फीचर नहीं है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट के अंदर ये फीचर होता है। इसी तरीके से आप इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं यूज़ कर सकते हैं, और सर्वर साइड के अंदर आप PHP Node.js इस तरह की जो है और JS का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम कंटेंट इज़ डिलीवर्ड एवरी टाइम द पेज इज़ लोडेड, यानी कि जितनी बार भी आप पेज को लोड करेंगे हर बार आपको सेम ही कंटेंट मिलेगा, जबकि डायनेमिक वेबसाइट के केस में आपको पॉसिबल है कि आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे हो सकता है आपको नए कंटेंट देखने को मिले। तो ये आपका स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक साइट में डिफरेंस है। इससे ये थोड़े ही क्वेश्चंस हैं जो आपके थ्योरी बेस्ड हैं। नाउ कुछ थोड़े से और क्वेश्चन जो थ्योरी पे पूछे जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट किसने बनाई थी? तो जावास्क्रिप्ट जो है वो डेवलप की थी ब्रेंडन ईच ने, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। इसी तरीके से आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट, अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई हैं। इसमें से आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन एक्सेप्ट अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर। यस कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू इंस्टेंशिएट द डिफाइंड ऑब्जेक्ट टाइप टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इन जावास्क्रिप्ट, यस। इसमें डी स्टेटमेंट है दैट यूजर कैन नॉट यूज जावास्क्रिप्ट टू ऐड मल्टीमीडिया एलिमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी ट्रू है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछ लेगा आपसे। डोम स्टैंड्स फॉर, डोम की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हेड और बॉडी टैग होता है, एंड बॉडी टैग के अंदर हम किस तरीके से बनाते हैं, ये सब आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आता है। तो उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या है? .js है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, बट आगे आने वाली वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इज डैश टैग अलर्ट्स ब्राउजर्स अबाउट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन से जो आपका कह सकते हैं आपका टैग जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बताता है कि हाँ भाई हम स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग ही होता है जो हम अपने हेड या बॉडी टैग में लगाते हैं हमारे HTML पेज के अंदर। तो ये आपको सिंपली पता होना चाहिए। इसको और तरीके से पूछा जा सकता है। एज्यूमिंग समर हैज़ क्रिएटेड एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, उसने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है code.js, तो वो उसको अपने पेज में इंक्लूड करना चाहता है, तो वो किस तरीके से लिखेगा? तो HTML के अंदर उसके लिए हम जो हमारा हेड टैग होता है उसके अंदर लिखते हैं स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट एंड SRC, ये मेन है आपका, SRC इक्वल्स टू code.js। अगर उसकी डायरेक्टरी सेम है, अगर उसका कुछ और पाथ है तो पहले पाथ लिखेंगे फिर उसका फाइल का नाम लिखेंगे code.js। तो इस तरीके से उसको कॉल करते हैं हम एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को। तो ये आपका हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो हम टाइप एट्रीब्यूट है उसके अंदर क्या स्पेसिफाई करते हैं, उसके अंदर हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का है एंड उसमें क्या कंटेंट आने वाले हैं। यही चीज़ बताते हैं हम। यूजुअली उसमें टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ज़्यादातर, बट अगर ECM में स्क्रिप्ट का कोई पर्टिकुलर वर्जन है तो वो भी हम यहाँ बता सकते हैं। अदरवाइज हम इसमें एप्लीकेशन या टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, दैट्स इट। इसमें सिंपली हम यही बताते हैं कि हाँ भाई हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, आपके कंटेनर्स के काम करता है, यस। तो कौन सी चीज़ है जो आपका कंटेनर का काम करता है? तो वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं, वो हमारे कंटेनर का काम करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम कौन सा इसमें से कीवर्ड यूज़ करते हैं? वेर, वेर का वी स्मॉल होना चाहिए, तो ये आपका सही आंसर है। इसी तरीके से राइट जावास्क्रिप्ट इन write a statement in JavaScript for the following to store date and time in variable and then display the date and time on the web page। तो आपको अगर ऐसा करना है तो उसके लिए आप एक टुडे नाम से किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे न्यू डेट करके, एंड जो भी डाटा डेट उस टाइम कंप्यूटर में होगी वो आपकी यहाँ आ जाएगी, और वो आप उसको टुडे के वेरिएबल में और उसको आप अलर्ट मेथड से यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। अलर्ट का एक कैपिटल थोड़ा सा गलत है, इसको एक बार हम चलाकर देखते हैं। ये मैंने सारे प्रोग्राम्स यहाँ बना दिए हैं, मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा गूगल डॉक्स पे या गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा मैं इसको, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके चला कर देख सकते हैं इन कोड्स को। तो हमारा जो A14 है अगर हम उसको रन करेंगे तो हमारे पास सिंपली जो अभी कंप्यूटर में मेरी डेट या टाइम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है कि आज संडे मई 1 2022 है और टाइम अभी 12:37 हो रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोड चेक करना है, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ डिफरेंट हो।
देख लेते हैं एक बार, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद नोटपैड कर लेंगे। सेम है, ये शायद मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे पास 2 लाइन का कोड हमें चाहिए था, वेर डी इक्वल्स टू न्यू डेट एंड अलर्ट डी। डी के जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है टू स्टोर जीनियस इन वन। जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन, 90%, 99% परस्पिरेशन इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप किसी भी नाम से जो है वेरिएबल ले सकते हैं। वेर मैसेज ले लिया, या वेर एम, या वेर ए, और आपने वो स्ट्रिंग डाल के उसको डबल कोट्स में लिखना है और स्टोर करवा देना। तो ये सिंपल सी लाइन है। आपसे वो सिंगल 1 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई वेरिएबल के अंदर हमें ये मैसेज या नंबर स्टोर करना है तो आप कैसे करेंगे, और अगर आपको करंट डेट शो करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। इसमें से कौन सा आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। इसमें फोटोशॉप आप हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था मैंने बट फिर भी इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है, अ डैश इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। किस तरह का डाटा एक आपका जो है हम जहाँ मतलब वो कौन सी चीज़ है जो हमें ये बताती है कि भाई किस तरह का डाटा स्टोर करना है, तो वो हमें पता चलता है डेटा टाइप से। नेम डिफाइन डेटा टाइप को डिफाइन कीजिए, एंड विच डेटा टाइप विल बी यू यूज टू स्टोर द फॉलोइंग। डेटा टाइप क्या किस तरह के डाटा के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। तो अगर आपको नेम ऑफ पर्सन स्टोर करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, और नेम ऑफ पर्सन के लिए ट्रू फॉल्स अगर कहीं स्टोर करना है तो आप यूज़ करेंगे बूलियन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा इनमें से वैलिड डेटा टाइप नहीं है। नंबर, टाइम, लिस्ट, डेसिमल। असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। स्टार्टिंग में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें थोड़ा सा कुछ एम्बिग्यूटीज़ थी। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास इसमें लिस्ट, टाइम, डेसिमल, इनमें से कोई भी हमारा डेटा टाइप नहीं होता है। हाँ, नंबर होता है। तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं एक बार देख लेते हैं। नंबर होते हैं जिसके अंदर हम कोई इंटीजर में या डेसिमल पॉइंट वाला जो है नंबर वो लिख सकते हैं। स्ट्रिंग होता है एक डेटा टाइप जिसके अंदर हम किसी भी तरह का सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर, एक यानी पूरा वर्ड और एक पूरा सेंटेंस स्टोर करवा सकते हैं। सिंगल कोट और डबल कोट दोनों चलते हैं इसमें। बूलियन एक डेटा टाइप होता है तीसरा, जिसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये 2 ही वैल्यू आती हैं, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा हमारे पास एक अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम जैसे मैंने एक वैर टोटल कर दिया, यानी मेरे पास एक वेरिएबल मैंने टोटल लिया लेकिन उसमें कोई डेटा स्टोर नहीं किया, तो अभी इसका जो टाइप रहेगा वो अनडिफाइंड रहेगा जब तक मैं उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देता, या मैंने उसका टाइप बताया नहीं कि भाई मुझे नंबर चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए या बूलियन चाहिए। नल जब होता है जब हम किसी वेरिएबल में नल हम स्टोर करवाते हैं। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई अब हमने जो लास्ट डाटा स्टोर किया था उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको नल कर देते हैं। ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप होता है, तो इसमें हम अपने पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक एरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है और मैथ ऑब्जेक्ट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर एक डेटा टाइप है। नंबर इन जावास्क्रिप्ट आर डबल प्रिसीजन ऑफ 64 बिट, यानी जो हम नंबर स्टोर करते हैं वो यहाँ पर 64 बिट फॉर्मेट में होते हैं। यानी एक नंबर जो आप स्टोर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल बना के, वो 64 बिट जो है आपका स्टोरेज ले रहा है। ये उसका फॉर्मेट है। आपका 64 बिट में से जो आपकी लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट बिट है वो आपकी साइन के लिए यूज़ होती है, 0 और 1। 0 का मतलब पॉजिटिव, 1 का मतलब नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट कुछ जो आपकी बिट्स हैं, इसमें आई थिंक 11 बिट्स हैं ये, तो ये आपकी एक्सपोनेंट के लिए होता है, यानी 10 रेज़ टू पावर कितनी, और बाकी का आपका फ्रैक्शन वाला नंबर होता है। इस तरीके से इसमें हम कोई भी फ्रैक्शन वाला या इंटीजर नंबर स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मूड आर एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं ये आपका देखिए इसमें सेक्शन चेंज हो गया है, मैंने बताया भी नहीं आपको। आप ऊपर हेडिंग भी देख सकते हैं कौन कौन से इसमें आपके सेक्शन चल रहे हैं। अभी हमने बेसिक डाटा टाइप देखे, उससे पहले बेसिक क्वेश्चन थे और अब हम ऑपरेटर्स पर आ गए। तो ऑपरेटर्स में ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सी सेक्शन के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस परसेंटेज साइन एंड स्लैश ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये परसेंटेज को हम परसेंटेज नहीं मोड या मॉड्यूलस बोलते हैं, और ये तो हमारा डिवीजन का है ही।
तो जो हमारा स्लैश है ये आपका क्वोशिएंट रिटर्न करता है डिवीजन के बाद, जबकि जो आपका जो परसेंटेज वाला साइन है ये आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है आप डिवाइड करने के बाद। एग्जांपल के लिए अगर मैं 30 को 3 से डिवाइड करूंगा तो स्लैश लगा के यानी डिवीजन का साइन लगा के तो मेरे पास 10 आएगा, जबकि अगर मैं यही आपका मोड ऑपरेटर का यूज़ करके डिवाइड करता हूँ तो 30 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 10 या 30, रिमाइंडर आता है 0, तो आंसर 0 आएगा। तो इसका रिगार्डिंग मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं आपका, जैसे ही इसका C2 है तो एक बार चेक कर लेते हैं। C2 में सिंपल ये दोनों ही लिखा है, कैसे लिखते हैं ये तो आंसर हो गया, लेकिन आप अगर आपको चला के देखना है तो आप कैसे चलाएंगे। तो इसमें हमारे पास हमें HTML टैग, उसके अंदर बॉडी टैग, फिर स्क्रिप्ट टैग लगाना ज़रूरी है। इसी तरीके से उसको क्लोजिंग भी उसी ऑर्डर में करेंगे, पहले स्क्रिप्ट टैग, फिर क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग एंड देन HTML टैग। उसके अंदर मैंने ये सिंपली लगाया है। और अगर इसको चलाकर देखें हम तो यहाँ हमारे पास जो पहले आउटपुट आ रहा है दिस पेज सेज 10, तो आउटपुट पहले 10 आ रहा है क्योंकि हमने क्वेश्चन जो है वो 10 रिटर्न कर रहा है और दूसरा आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम चला के देख सकते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम दो तीन अलग अलग तीन मेथड यूज़ करते हैं। हम अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, इस तरह के बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्सेस। इसके अलावा हम सबसे आसान मुझे अलर्ट लगता है तो मैं अलर्ट यूज़ कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑब्जेक्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें मेथड को, विंडोज़ का, और एक कंसोल डॉट लॉग होता है उसको भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने ज़्यादातर अपने एग्जांपल में या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया है या अलर्ट यूज़ किया है, जहाँ पर भी कुछ आउटपुट शो करना है। बैक टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। दो नंबर या के बीच में जो है ये आपके रिलेशन बताता है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोल देते हैं इसको। डबल एंड का जो सिंबल होता है ये किस तरह का ऑपरेटर है, ये आपका लॉजिकल एंड है, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं ये लॉजिकल में, तो ये लॉजिकल एंड है आपका। इसमें जब हम ये दो कंडीशंस के बीच में लगाते हैं, अगर ट्रू ट्रू हैं दोनों तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न होगा, फॉल्स फॉल्स है तो आपका फॉल्स रिटर्न होगा। यानी जब दो कंडीशंस के बीच में हम ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं या नहीं है, तब हम उसके बीच में एंड ऑपरेटर लगाते हैं। आगे के एग्जांपल में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एग्जांपल में जैसे यहाँ लिया हुआ है वेर एज इक्वल्स टू 21, वेर जी यानी जेंडर इज इक्वल्स टू मेल एंड पी यानी परसेंटेज 87। तो मैंने यहाँ तीन वेरिएबल ले लिए। नाउ मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि एज ग्रेटर देन मेरी 20 होनी चाहिए एंड जो जेंडर है वो फीमेल है एंड पी जो मेरी परसेंटेज है वो 75 से ज़्यादा है। तो एक सिचुएशन हमने ऐसे मान ली। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम यहाँ चेक कर रहे हैं, बट हमने जो असाइन की है ऊपर वैल्यू उसके अकॉर्डिंग जेंडर तो आपका मेल है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स है, दो ट्रू हैं। बट अगर ये तीनों कंडीशन हम ट्रू कर देते हैं, यानी एज हमारी 20 से ज़्यादा है और जेंडर मेल है और परसेंटेज आपकी 75 से ज़्यादा है, तो तीनों कंडीशन ट्रू हैं, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। यानी जब भी हमें अलग अलग कंडीशन हम कुछ चेक कर रहे हैं जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं और हम चाहते हैं कि सारी कंडीशन ट्रू है या नहीं है ये चेक करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाते हैं उनके बीच में। एग्जाम्पल्स हैं इसके, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें से कौन सा आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, तो इसमें जो लास्ट वाला है आपका ये कंडीशनल ऑपरेटर है। ये हम जब सिंगल कंडीशन हमें लगानी होती है, चेक करनी होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, इसमें से मॉड्यूलस है। तो ये आपको अर्थमेटिक, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ एमसीक्यूज में है, एमसीक्यूज नहीं आएंगे इस बार, तो आपसे फिलअप्स में पूछ सकता है या सिंपल पूछ सकता है, आप एग्जाम्पल बताइए या ये कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पिछले वो जो है पिछले 5 साल में सारे पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 25 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये चारों में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 25। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो हमारे ये दो बार एंड जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल में लॉजिकल एंड है, और लॉजिकल एंड जो यूज़ होता है वो कंडीशंस पर लगता है, ट्रू और फॉल्स। तो ना तो यहाँ पर ए में आपका कोई ट्रू फॉल्स है, ना ही बी में कोई ट्रू फॉल्स है। तो अगर ये नंबर्स पर अगर हम ट्रू फॉल्स लगाने, नंबर्स पर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं, तो जो सेकंड आपका ऑपरेंड है ये वो रिटर्न कर देता है, सिंपल एज दैट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। तो ए एंड बी पे लगाया तो जो बी की वैल्यू होगी ये एज इट इज वो रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है आपका, जबकि इसमें ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 5 है, तो आप बताइए कि ए एंड बी क्या आएगा। तो इसमें भी सेम वही आंसर आएगा, क्योंकि सेकंड ऑपरेंड आपका बी है और बी की वैल्यू 5 है, तो आउटपुट आपका इसमें 5 ही आएगा।
इसी तरीके से a इंटू बी करेंगे तो 20 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आपको 100 मिलेगा। मैं एक बार आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, मैंने ये सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, आप इनको रन करके देख सकते हैं। ये आपके पास देखिए, पहले आंसर आपके पास 5 आ रहा है और दूसरा आंसर आपके पास 100 आ रहा है। पेज का इसमें कोड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ कोड देख सकते हैं, सेम वही है। मैंने पहले HTML टैग लगाया, बॉडी टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग, उसके बाद मैंने A20 B5 एंड अलर्ट के थ्रू पहले A एंड B को डिस्प्ले करवाया एंड देन A इंटू बी को। तो आप इस तरीके से अपने खुद के भी प्रोग्राम बनाकर इसको चेक करके देख सकते हैं हाँ आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट है एज्यूमिंग वेरिएबल A होल्ड्स 25 एंड B होल्ड्स 2। तो इसमें हमें B माइनस माइनस लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, आउटपुट मेरे पास 1 भी आ सकता है और 2 भी, डिपेंड करेगा क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, पूरा कोड नहीं है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो 1 कब आएगा और B कब आएगा। इसका भी मैंने एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया है। अगर मैं B माइनस माइनस के बाद चेक कर रहा हूँ कि B की वैल्यू क्या है, तो B की वैल्यू एक डिक्रीज हो चुकी है, उसकी इनिशियल वैल्यू 2 थी, 2 से घटकर कितनी हो गई, 1 हो गई। बट अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी एक स्टेटमेंट में यहाँ पर अलर्ट के अंदर B माइनस माइनस दिया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्रिंट करने से पहले वाली वैल्यू जो है B की 2 है वही डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद अगर मैंने दोबारा से अलर्ट लगाया तो मुझे उसमें की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर इसके करेक्ट हैं क्योंकि स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। एंड इसमें वो ऑपरेटर का टाइप पूछ रहा है कौन सा है, ये B माइनस माइनस, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और उसमें भी ये प्री पोस्ट दो आते हैं, तो ये आपका जो है पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी स्टेटमेंट रन होने के बाद, पूरी जब स्टेटमेंट चल जाती है उसके बाद ये काम करता है। तो यहाँ पर इसमें यही हुआ कि हमारे पास B माइनस माइनस एक स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पर अगर ये पूरी स्टेटमेंट चल गई एक बार, इसमें और कुछ तो हुआ नहीं है, तो एक वैल्यू कम हो गई B की, 2 से 1 हो गई, फिर उसको हमने डिस्प्ले करवा लिया तो हमें जो है 1 मिलेगी। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें हमने B की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया और B इन डिक्रीमेंट भी करवाया, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस बाद में है तो पहले B की वैल्यू 2 शो हो जाएगी, उसके बाद वो घटेगी। अगर ये माइनस माइनस पहले होता तो पहले वैल्यू कम होती फिर आपको शो करता है। तो इसके दो पॉसिबल आउटपुट्स हैं। ऐसे ही ये चेक करें A इज नॉट इक्वल्स टू B, A B के इक्वल नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, तो ये आपका क्योंकि A B के इक्वल नहीं है, सही बात है, तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। और ये जो दोनों के बीच में ऑपरेटर लगाया है इसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, या इसको नॉट इक्वल्स टू बोल देते हैं। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको जो है इनको बहुत अच्छे से करना है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, थोड़ी धीरे धीरे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। व्हाट विल द फाइनल वैल्यू ऑफ A एंड B ऑन एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। ये कोड अगर हम चलाएंगे तो A और B की फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, A की वैल्यू कितनी है 43, A प्लस प्लस का मतलब है उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 44। उस स्टेटमेंट कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ A की वैल्यू इंक्रीज हो रही। अब उसमें B के लिए हमने क्या करा, A प्लस 1 कर दिया, तो 44 प्लस 1 कितना हो गया, B की वैल्यू 45 हो गई। तो A की वैल्यू 44 और B की वैल्यू 45। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या आउटपुट आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 + 2 + 2। देखो दोनों ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट वाले पार्ट में 1 जो है वो आपका डबल कोट्स में नहीं है और सेकंड में है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी हम एक नंबर के अंदर डबल कोट्स यानी कि स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम प्लस करेंगे तो वो कॉन्कैटनेट हो जाती है, यानी कि वो जुड़ जाती है, वो ज्वाइन हो जाती है, एक दूसरी स्ट्रिंग बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही केस में जो है 122 आंसर आएगा, सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों ही 122, ये नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रिंग है। क्योंकि डेटा टाइप देखने में नंबर लग रहा है लेकिन इसका डेटा टाइप अगर आप चेक करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर से तो वो 122 का स्ट्रिंग दिखाएगा, बट ये शो जो करेगा वो 122 इस तरीके से शो करेगा दोनों ही केसेस में। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड 3 इक्वल्स टू। दोनों में क्या डिफरेंस है डबल इक्वल्स टू और 3 इक्वल्स टू के बीच में, ट्रिपल इक्वल्स टू में। दोनों ही कंपैरिजन चेक करते हैं इक्वल्स टू में। डबल इक्वल्स टू जो चेक करता है वो इग्नोर कर देता है डेटा टाइप को, जबकि ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट आपका चेक करता है कि दो जो नंबर है या जो भी डाटा है उसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और उसका जो डेटा टाइप है वो भी इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया कि 1 = 1,
तो यहाँ पर दोनों वन जो है उनका डाटा टाइप क्या है, सेम है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे केस में मैंने क्या करा, वन डबल इक्वल्स टू, ये मैंने इस वन को डबल कोट्स में डाल दिया, डबल कोट्स में डाल दिया, इसका मतलब ये क्या, इसका डाटा टाइप चेंज हो गया, अभी ये स्ट्रिंग बन गया है। तो जब ये स्ट्रिंग बन गया तो भी, लेकिन क्योंकि ये हमने डबल इक्वल्स टू चेक किया तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर मैं इसी चीज़ को ट्रिपल इक्वल्स टू से चेक करता हूँ तो मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि ये दोनों वन इक्वल होते भी डेटा टाइप इनका सेम नहीं है। तो वैल्यू के साथ डेटा टाइप सेम है या नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। Next is dash is called as bitwise shift or right with zero operator, and the bit shifted on the left or always zero। तो इसके लिए हमारे पास ये ट्रिपल वाला, ये जो 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 आपके ये ग्रेटर देन के साइन है ये यूज़ होते हैं। इसको बोलते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट विद जीरो ऑपरेटर, यानी ये राइट साइड में आपका शिफ्ट कर देता है और लेफ्ट साइड में ये जीरो फिल कर देता है। इसको मैं अलग से भी आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स एक वीडियो में बना समझाऊंगा। एक एग्जांपल में थोड़ा सा मैंने क्लियर भी किया है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये बाइनरी पे काम करते हैं, बट फिर भी एक एग्जांपल में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है मैंने। एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तीन होते हैं, और एंड नॉट, ये इनके सिंबल्स होते हैं। और का जो ये पाइप वाला सिंबल होता है, एंड के लिए डबल एम्परसेंड, और नॉट के लिए ये फैक्टोरियल वाला साइन होता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि भाई किस तरीके से काम करते हैं। आप इसको चला के देख सकते हैं कि जब हम दो ट्रू कंडीशन के बीच में एंड लगाएंगे तो हमें ट्रू मिलेगा। तीन कंडीशन हो, चार कंडीशन हो, पांच कंडीशन हो, अगर वो सभी ट्रू हैं और उनके बीच में एंड लगाएगा तो हमें एंड आप क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन हमारे पास पांच कंडीशन है, 10 कंडीशन है, 11वीं कंडीशन हमारी या उनमें से एक कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वी विल गेट हेयर फॉल्स, अगर उन सबके बीच में एंड ऑपरेटर लगाया हमने। इसी का उल्टा हमारे पास और में चेक होता है कि क्या एटलीस्ट एक भी ट्रू है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, लास्ट वाला ट्रू है। तो सारे फॉल्स के बाद एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू में आ जाएगा। लेकिन अगर सारे ही फॉल्स हैं हमारे पास कंडीशन, तो आउटपुट हमारे पास फॉल्स आएगा। तो ये हमारे क्या है, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर्स हैं। नॉट में क्या होता है, अगर आउटपुट मेरा ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देता है। नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये में हमने कोड रन किया जिसमें एक एन वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 20 थी, और एम के अंदर हमने क्या करा, एन के अंदर दो बिट को हमने यहाँ पर राइट शिफ्ट कर दिया और उसको एम में स्टोर करवा दिया, और इसी तरीके से एन के अंदर हमने राइट शिफ्ट करके लेफ्ट शिफ्ट करके दो बिट वो एक्स में स्टोर कर दी। तो एम और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए ये काम करता कैसे। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए बाइनरी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, 5 और 80 कैसे आएंगे ये समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो 20 था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, 10 100। अभी आप सर्च कर सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 20 का बाइनरी आ गया 10100। अब इसमें हमने क्या किया, अब हमने इसको, क्योंकि यहाँ दो लिखा हुआ है तो यानी दो बिट शिफ्ट करना है, तो हमने क्या करा, दो दो पोजिशन इसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो जो आपकी ऊपर 00 है वो बिट लॉस्ट हो जाएंगी, अगर उसमें 11 भी होता तो भी वो लॉस्ट हो जाती। और जो हमने राइट मोस्ट दो ब्लैंक हैं वहां पर हमने अपनी तरफ से 0 फिल कर दिया इस तरीके से। अब जो ये नया नंबर बना है 101, ये बना है आपका 5, इसलिए आंसर 5 है। इसी तरीके से दूसरे केस में जब हम इसमें 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 शिफ्ट कर रहे हैं आपके राइट साइड की, सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ, तो नंबर तो वही है 10100। अब हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको दो बिट शिफ्ट कर दिया आपका लेफ्ट साइड में। तो दो आपकी राइट साइड वाली खाली हो गई हैं, तो इन खाली में हमने क्या करा, 00 फिल कर दिया, और जो लास्ट वाली थी हमारी इसमें भी हमने 0 फिल कर दिया। अब जो ये नंबर निकल के आया हमारा, ये नंबर आप अगर चेक करेंगे नेट पे गूगल करेंगे या आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 80 का बाइनरी, इसलिए हमारे पास आंसर 80 आया है। तो इस तरीके से आपके जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हैं ये आपके काम करते हैं। इसमें आप उस इन सिंबल्स के बाद जितने भी नंबर लिख देंगे, 1 लिखेंगे तो 1 बिट शिफ्ट होगी, 2 लिखेंगे 2 शिफ्ट होगी, 3 लिख देंगे 3 शिफ्ट हो जाएगी। तो जो नया नंबर निकल के आएगा वो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ये आपका थे आपके लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसको अलग से भी मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इसमें आपके जो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, इसमें बिटवाइज एंड और नॉट जोर ये सब आते हैं आपके, तो इसको हम अलग से कवर करेंगे। रमेश हैज़ फॉरगॉटन द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, सजेस्ट द कमांड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट टू फाइंड द डेटा टाइप्स। किसी वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है टाइप ऑफ, आपका ये मेथड है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। और बगैर इसके करेंगे तो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स भी है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं।
जो आपका रिटर्न एक स्ट्रिंग के तौर पे बताता है कि हाँ भाई जो भी डाटा टाइप है वो क्या है ऑपरेंड का। तो इस तरीके दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें जो रिजल्ट मिलता है या तो वो अनडिफाइंड बताएगा अगर उसको पता ही नहीं डाटा टाइप क्या है, एंड ऑब्जेक्ट बताएगा अगर नल है, बूलियन बताएगा अगर बूलियन डेटा टाइप है, नंबर है तो नंबर रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और अगर कुछ और डेटा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है अगर ऑब्जेक्ट है तो। इसके लिए कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे बताया है टाइप ऑफ 37 का टाइप क्या निकलेगा आपका नंबर बताएगा क्योंकि नंबर है। 3.14 का क्या बताएगा नंबर है। 42 भी आपका एक नंबर है, एंड math.ln2 ये भी आपका एक नंबर है। मैथ से हमने यहाँ पर कह सकते हैं ये लोगैरिथमिक फॉर्म में निकाला है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी एक नंबर है। एन में आगे एक्सप्लेन करूँगा, ये भी एक नंबर है। और नंबर को यहाँ देखिए इसने सिंगल कोट्स में डाला है, ये नंबर में कन्वर्ट करने का है। अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसको भी नंबर बताएगा और यहाँ पर भी नंबर। तो ये नंबर इस तरीके से चेक होते हैं। इससे स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में कुछ भी लिखा तो वो स्ट्रिंग आएगा, सिंगल कोट्स में लिखा तो भी स्ट्रिंग आएगा। अगर ये हमने जो ये लिटरल्स होते हैं ये आपके एस्केप की के नीचे की तरफ होते हैं, टैब की के ऊपर कीबोर्ड में आप देखेंगे। तो इस पे भी अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट किस में मिलता है, यहाँ भी आउटपुट हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगा। इसी तरीके से बूलियन अगर हमने हमारा कहीं से रिटर्न हो रहा है तो बूलियन डाटा टाइप रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स में, और अनडिफाइंड है कोई वैल्यू। इसका मैंने एग्जांपल दिए, एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक बार। ये क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं क्या है इसका। इसका क्वेश्चन नंबर है 16। तो एक बार 16 का क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। C16 बूलियन, C16 बूलियन में हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, बूलियन बूलियन अनडिफाइंड अनडिफाइंड, व्यू पेज सोर्स। तो यहाँ हमने जब इसमें टाइप ऑफ ट्रू निकाला तो उसमें भी हमें बूलियन मिला, टाइप ऑफ ये भी ट्रू में भी, अनडिफाइंड में क्या मिलेगा अनडिफाइंड मिलेगा। यहाँ पर देखिए उसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है। और इसी तरीके से मैंने एक वेरिएबल ए लिया लेकिन उसमें मैंने कुछ वैल्यू नहीं डाली, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं जावास्क्रिप्ट को कि उसका डाटा टाइप क्या है। तो हमारे पास जब हमने ए का डाटा टाइप चेक किया टाइप ऑफ ऑपरेटर से तो वो हमें क्या बताएगा, वो बताएगा हमें कि हाँ वो अनडिफाइंड है। यहाँ पर मैंने बी वेरिएबल का लिया ना, जबकि बी मैंने कहीं डिक्लेयर भी नहीं किया। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या बताएगा उसका डाटा टाइप अनडिफाइंड ही बताएगा क्योंकि उसको डिफाइन ही नहीं है। तो इन प्रोग्राम्स को आप रन करके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। नेक्स्ट इसी तरीके से +42 विल प्रोड्यूस द आउटपुट, +42 करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर 42 ही आएगा। ये जो प्लस होता है ये यूनरी प्लस होता है, ये आपके वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ये शॉर्ट फॉर्म है एक तरह का। तो अगर किसी स्ट्रिंग में नंबर लिखे हुए हैं डबल कोट्स के अंदर, उसके आगे हम प्लस लगा देंगे तो वो आपका 42 जो है नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। NaN+5, यहाँ पर NaN समझ लेते हैं नॉट अ नंबर, एक स्पेशल तरह का कह सकते हैं टाइप है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। और उसमें कभी भी कुछ भी प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर हमारे पास NaN ही आता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, क्या आएगा यहाँ पर। तो देखिए इस कोड में समझ लेते हैं हो क्या रहा है। पार्स इंट, पार्स इंट एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी स्ट्रिंग में अगर कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसको हमें कन्वर्ट करना है दोबारा से नंबर में, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। होता क्या है, अब जैसे हम कहते हैं भाई यूज़र से हम कोई फॉर्म फिल करवाया, हमने हमने उसमें कहा कि आप अपनी एज डालिए या अपना फ़ोन नंबर डालिए या अपना कोई भी अपनी सैलरी डालिए। तो यूज़र जो एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो जो रिकॉर्ड होगा डाटा वो उसने डाली तो अपनी सैलरी है, लेकिन वो आएगा आपका किस में, वो आएगा आपका स्ट्रिंग में। तो उस स्ट्रिंग को हमें हो सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, तो उस स्ट्रिंग पे तो हो नहीं पाएगा, तो उसका टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो टाइप कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं पार्स इंट। तो इसमें देखिए क्या आउटपुट आएगा। फर्स्ट वाले में हमारे पास आउटपुट आएगा जो अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, उसमें 1 2 3 हेलो जो था, तो उसने जो बाद का हेलो था उसको छोड़ दिया और 1 2 3 का आंसर हमें 1 2 3 दे दिया। जबकि सेकंड वाले के केस में हेलो पहले आ गया,
तो इस केस में वो नोट अ नंबर बता देगा कि हाँ, आप जो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे सिनेरियो बनते हैं जहाँ पर आपका जो नोट अ नंबर रिटर्न होता है। तो वो कौन-कौन से केस हैं जब आपका नॉट अ नंबर रिटर्न होता है? अगर आप पार्स इंट में कोई स्ट्रिंग डाल दें, ब्ला ब्ला का मतलब है कोई कोई भी स्ट्रिंग डाल दी आपने, तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ अच्छा स्ट्रिंग के बाद आपने कोई नंबर डाल दिया, लेकिन स्टार्टिंग ही स्ट्रिंग से कर रहे हो, तो अल्फ़ाबेट से कर रहे हो, तो वो उसको नहीं लेगा, स्पेशल सिंबल से ले रहे हैं। ऐसे ही अगर आप मैथ के अंदर स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे माइनस का, तो भी वो एनएएन रिटर्न करेगा। या आप एनएएन को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से या डिवाइड करें या आप उसमें प्लस माइनस करें तो भी आएगा, या दो अनडिफाइंड नंबर को प्लस करेंगे तो भी आपका एन रिटर्न होगा, या जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी को तो भी आपको एन ही रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर आप किसी स्ट्रिंग को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे किसी नंबर से, तो भी आपके पास एन ही रिटर्न होगा। तो काफ़ी सारे केसेस, ज़्यादातर तो पहले वाला ही आता है, लेकिन ये बाकी के केस में नहीं, आपको समझाने के लिए बता दिए कि हाँ, इन केसेस में जावास्क्रिप्ट आपका रिटर्न कर सकता है एन नॉट अ नंबर पे बता देगा, हाँ ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये नंबर तो है ही नहीं। तो सिंपली इतना काम है आपका एन का। उस पे बेस कोई काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसके अलग क्वेश्चंस इकट्ठे कर दिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ एन का टाइप क्या है, नंबर आता है, ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, पार्स इंट हेलो 10, यहाँ पर थोड़ा सा नया है, पार्स इंट में कॉमा लगा के यहाँ 10 लिखने का मतलब क्या है। वैसे तो यहाँ हेलो को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हेलो तो हो नहीं सकता, तो आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन मैं ये चीज़ समझाऊंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि यहाँ इस 10 का मतलब क्या है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इज एन और एन लिख रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू। इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया है मैंने यहाँ पर, इस एन नाम का मेथड है और बुक में ये बताया गया है, जिससे हम चेक करते हैं भाई कोई जो डेटा हमें रिटर्न हुआ है क्या वो वाकई में नोट अ नंबर है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम ये इस एन यूज़ करते हैं। इसको अगर हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे, ये सेम ही क्वेश्चन है, एन इक्वल्स टू एन ट्रिपल इक्वल्स टू, बिल्कुल टाइप चेक करें दोनों इक्वल है या नहीं है। लेकिन नोट अ नंबर, कभी भी नोट अ नंबर अगर आप इक्वल चेक करेंगे तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो ऐसे चेक नहीं करते हैं, ये चेक करने का तरीका ही नहीं है कि नोट अ नंबर है या नहीं है, यानी जो भी हमें रिटर्न मिला है कहीं वो एक मतलब नंबर के अलावा कुछ और तो नहीं है। तो हम उसे एज इज एन मेथड का यूज करके करते हैं, ना कि इस तरीके से करते हैं। इवन इज अच्छा, इवन क्वेश्चन का नंबर है भाई। डैश इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, अगर हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था, उसके लिए हमारे पास पार्स इंट मेथड का यूज करते हैं हम। तो कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्स इंट 011,8, यहाँ पर पहले वाले कुछ एग्जाम्पल में 10 था, यहाँ पर 8 आ गया। तो वहाँ 10 का मतलब था उसमें कि वो जो अंदर स्ट्रिंग में नंबर लिखा हुआ है वो डेसिमल फॉर्म में है, और 8 का मतलब है कि ये आपका जो है आपका ये ऑक्टल में है। ऑक्टल नंबर सिस्टम पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 011 जो है ये आपका 9 होता है। तो ये आंसर आपका 9 आ गया था, लेकिन इसके लिए आपको नंबर सिस्टम आने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे 011 की जगह कुछ और लिखा होता, ABCD लिखी होती, तो हमें यहाँ पे भी नॉट अ नंबर रिटर्न हो जाता। बट क्योंकि यहाँ नंबर है इस तरीके का, तो उसने बता दिया कि हाँ इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर में ऑक्टल के अकॉर्डिंग, तो ये आपका 9 आएगा। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो ये 11 ही रिटर्न करता है। इसको करके दिखा देता हूँ मैं, हो सकता है आपको डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर E2। देखिए यूजुअली हमारे पास यहाँ क्या रिटर्न हुआ, 9। अब मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इसको 8 से कर देते हैं 10। तो मैंने इसका क्या करा, नंबर सिस्टम चेंज कर दिया। मैंने कहा कि अब बताओ भाई आउटपुट क्या आएगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे हमें आंसर मिल गया 11। अगर यही चीज़ मैं जो 16 कर देता हूँ, जो कि किया जा सकता है यहाँ पर, तो अब ये क्या आउटपुट देगा, 17। यानी कि अगर मैं 011 लिखता हूँ हेक्साडेसिमल में, तो वो डेसिमल में क्या बनता है, 17।
और यहाँ पर लिखा जा सकता है 2। 2 का मतलब है ये बाइनरी है। बाइनरी है, बाइनरी के अकॉर्डिंग 011 का क्या बनेगा आपका 3। इसको चला के देख लेते हैं 3। तो आपको नंबर सिस्टम पता होंगे तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आगे देखिए वही क्वेश्चन 101, 2। तो 101 किस चीज़ की बाइनरी है? यहाँ पर 2 का मतलब है अब ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी की तरह ट्रीट करना है। और 101 जो है वो 5 की बाइनरी होती है। इसी तरीके से 101, 8 तो हैक ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 101 जो है वो 65 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे 101, 10 अब 10 यानी कि डेसिमल, डेसिमल तो हमारा ही है, तो ये 101 का आउटपुट 101 ही आएगा, ये तो डेसिमल 101 है ही। तो हम इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। यूजुअली तो हम 10 नहीं भी लगाते हैं तो वो 10 मान के चलता है, बट अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं कॉमा करके तो वो बता देगा कि हाँ आपको ये किसके अकॉर्डिंग करना है। तो आप कन्वर्जन भी सीख गए यहाँ पर कि किस तरीके से आप कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को जो है आप डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी दूसरे नंबर सिस्टम से। नेक्स्ट है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट पार्स इंट 3, 4, 5, 10। सेम वही आ गया, तो 3, 4, 5 ही रिटर्न होगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो जाना नहीं है, इसको एंड तक देखना है। अगर एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स लेने हैं, मैं गारंटी देता हूँ इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए क्योंकि ये अराउंड 100 के क्वेश्चंस हैं, तो आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट राइट अ कोड इन अ जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट अ बाइनरी नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो अगर आपको ये करना है तो उसके लिए भी सेम आप यही करेंगे कि यूजर से एक नंबर एंटर करवा लिया आपने और उसमें को पार्स इंट से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करवा लिया। बहुत सिंपल है ये तो। इसका एग्जांपल रन करके देख लेते हैं E5। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, मुझे यहाँ पर डालना बाइनरी नंबर ही है, तो 1010 ये किस चीज़ की बाइनरी होती है चेक करते हैं। ये आपका 10 का बाइनरी होता है। दोबारा से रन करते हैं। मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ 1111 ये किसकी बाइनरी होती है? 15 की होती है वैसे तो ये, तो हमारे पास आंसर आ गया 15। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की बाइनरी निकाल सकते हैं। 11001 ये किसकी बाइनरी है? ये आपकी 25 की बाइनरी। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर का को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्टल से कर सकते हैं, यूजर से ऑक्टल में नंबर एंटर करवाएंगे और पार्सेंट से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट द कोड इन जावास्क्रिप्ट दैट एक्सेप्ट बाइनरी नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। सेम ही है, ये फंक्शन के थ्रू बना दिया। यहाँ पर ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक नया तरीका है, यानी वही सेम मेथड है बट आप हमने इसमें फंक्शन का यूज़ कर लिया है। कैसे किया? हमने हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाया। हेड टैग के अंदर पहले हम बॉडी में लगा रहे थे, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया B2D बाइनरी टू डेसिमल और उसमें एक n नंबर पास करवाया और हमने पार्स इंट के थ्रू n को बाइनरीज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवाया इंटीजर में और रिटर्न कर दिया। तो वो रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगी? जहाँ से वो कॉल हुआ है। तो यहाँ हमने क्या करा, अपने मेन बॉडी टैग के अंदर वो मेन प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने यूज़र से एंटर करवाया कि भाई कोई भी एक बाइनरी नंबर डालिए और उसको पार्स इंट के थ्रू नंबर को हमने कन्वर्ट करवा लिया इंटीजर में। अब उसको हमने कहाँ भेजा? BT2 मेथड के अकॉर्डिंग कॉल कर लिया। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट अगर ज़्यादा नहीं भी समझ में आ रहा है तो यह समझ लीजिए कि हम एक्सटर्नल एक फंक्शन बनाकर भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जितनी बार हमें हमें ये कन्वर्जन करना होगा उतनी बार हम BT2 नाम के इस मेथड को यूज़ कर पाएंगे, फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। राइट अ कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड जनरेट अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन एंड नंबर एंटर। कोई नंबर आपने यूजर से एंटर करवाया, अब आपको उससे बड़ा नंबर जो है यहाँ पर प्रिंट करवाना है। अब ये मैथ भी इसमें यूज़ होगा। पार्सेंट से तो आपने नंबर एंटर करवा लिया, अब यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम यूज़ किया है हमने। मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा? 0 से 1 तक की कोई वैल्यू जनरेट करके देता है रैंडमली, जितनी बार चलाओगे हर बार नई वैल्यू। तो उसमें आपने ए को ऐड करके बी में ऐड करवा दिया, यानी ए में ऐड कर दिया, यानी ए से बड़ा नंबर आएगा। तो हमेशा आपको जो है ए से बड़ा ही नंबर कुछ ना कुछ मिलेगा जो भी आप यूज़र से एंटर करवाएंगे। इसको मैं आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम डाल रहे हैं सपोज कीजिए 5, तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है देखिए
5 पॉइंट समथिंग। दोबारा से रन करते हैं इसको, मैं यहाँ डालता हूँ 12। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग। हमेशा पॉइंट्स में आएगा क्योंकि हमने रैंडम नंबर को जस्ट उसमें प्लस कर दिया। तो जितनी बार भी इसको रन करेंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पर 567, तो देखिए 567 से बड़ा नंबर। और भी कई सारे तरीके हैं इसको करने के, बट ये सबसे आसान था तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। तो ये पारसेंट के साथ साथ आपका मैथ डॉट रैंडम भी आपको क्लियर हो गया कि क्या करता है, रैंडमली नंबर जनरेट कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मुझे 0 से लेके 7 तक के, या 0 से लेके 6 तक, सॉरी 1 से लेकर 6 तक के रैंडम नंबर जनरेट करने, लूडो खेलते हैं ना, उसमें आपके डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक के कोई भी नंबर आ जाता है, तो वो जनरेट करना है तो वो कैसे करवाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक है उसमें, वो भी बताऊंगा मैं आगे, एक एग्जाम्पल में आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राइट ए कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड जनरेट नेक्स्ट इवन नंबर आफ्टर द नंबर एंटर। तो उससे नेक्स्ट इवन नंबर आपको एंटर करवाना है जो भी यूजर से, तो वो भी सेम ही है। आप यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे और चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो कोई भी नंबर चेक इवन है या ऑड है, ये चेक करने के लिए हम बहुत आसान तरीका है, हम उसको 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो गया, तो हमने क्या करा, उस नंबर में 2 प्लस कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि वो ऑड नंबर है, उस तो हमने उसमें प्लस ऐड कर दिया। तो जो भी नंबर हम डालेंगे उससे नेक्स्ट इवन नंबर हमें पता चल जाएगा। एक बार इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 67, ये एक ऑड नंबर है, तो इससे नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, 68 आ जाएगा। ऐसे ही दोबारा से मैंने यहाँ पर 56 डाला, तो 56 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 58, क्योंकि वो 2 प्लस कर दिया उसमें। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है, आप इसको बना सकते हैं। अब ऐसे ही अगर 1 से 6 तक करवाना है तो आप क्या कीजिए, उसको राउंड ऑफ कर दीजिए एंड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करके देखिएगा, देखिए क्या आउटपुट आएगा। अगर 1 से 6 तक के बीच के नंबर बोलता है वो आपको, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द टोटल मार्क्स ऑब्टेन। आपको 2 टोटल मार्क्स निकालने हैं एंड परसेंटेज निकालनी है, ग्रेड निकालनी है। ग्रेड का फॉर्मूला है कि अगर उसके 75 से ऊपर आती है परसेंटेज तो ए ग्रेड मिलेगा, 75 से 60 आती है तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, 60 से 33 आती है तो सी, और 33 से लेस आता है तो डी ग्रेड। कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल सा है। देखिए इसको कोड को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल लिए हैं, वेर एम लिया मैंने मार्क्स के लिए, एस लिया मैंने यहाँ पर सॉरी मैं एम के मैथ के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, देन टोटल परसेंटेज ग्रेड, इसके लिए हमने वेरिएबल ले लिया। और यूज़र से मैथ, साइंस और इंग्लिश, इसमें हमने प्रॉम्प्ट मेथड का यूज़ करा और यूज़र से वैल्यू एंटर करवा ली। प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स जनरेट करता है और उसमें यूज़र से कुछ भी एंटर करवा सकते हैं, क्योंकि जो नंबर आ रहे हैं वो डाटा टाइप उनका क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन हमें चाहिए उनको नंबर्स में या कह सकते हैं इंटीजर में। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पारसेंट मेथड लगा के नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और एम जो वेरिएबल उसमें स्टोर करवा लेंगे। ऐसे मैथ के, इंग्लिश के, साइंस के तीनों के नंबर एंटर करवा लिए। अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या करा, टोट नाम के वेरिएबल में एम प्लस एस प्लस ई करा, यानी तीनों का प्लस आ गया। एंड देन उसको हमने क्या करा, जो हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि भाई 100 में से आ रहे हैं वो मार्क्स, तो हमने उसको जो है मल्टीप्लाई कर दिया 100 से 300 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे नंबर आ रहे हैं उसको, तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो पहले हम टोटल प्रिंट करवा दिया यहाँ पर, ये भी समझ लीजिए यहाँ किस तरीके से हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम मेथड कुछ भी आउटपुट जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। डबल कोट्स में हम देते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद प्लस लगा के किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है तो वो शो कर सकते हैं। फिर प्लस लगा के मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में क्या दिया है, BR टैग लगाया है, जिसका मतलब है मैं चाहता हूँ कि इसके बाद लाइन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाए, यानी कि सेम लाइन में आएगा नहीं तो आउटपुट। तो अगली ऐसे ही इसी तरीके से परसेंटेज प्रिंट करवा दी मैंने, तो यहाँ पर द परसेंटेज इज डबल कोट्स में जो दिया है वो एज डी मैसेज की तरह प्रिंट हो जाएगा, प्लस पर, तो पर नाम के वेरिएबल में जो स्टोर है वो आ जाएगा और फिर उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करा, अब हमने परसेंटेज को कंपेयर किया। अब हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 75 से तो ग्रेड नाम के वेरिएबल में आ जाए ए। अगर आपके पास यहाँ पर परसेंटेज है ग्रेटर देन 60 तो आपकी ग्रेड आ जाए बी। अगर आपके पास परसेंटेज है ग्रेटर देन 33 तो ग्रेड सी आ जाए, अदरवाइज डी। तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। भाई अगर परसेंटेज 75 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड है ही, और अगर वो आपकी ए 75 से ज़्यादा नहीं है ग्रेड, तो यानी 75 से कम है, तो हम चेक कर रहे हैं 75 से कम है क्या 60 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन अपने आप बन जाएगी सेकंड वाली कि भाई 75 से जो कम है और 60 से ज़्यादा, तो बी ग्रेड आ गई। इसी तरीके से अगर वो ऐसा नहीं है, यानी 60 से कम है और 33 से ज़्यादा है, तो वो आपकी
सी ग्रेड है, अदरवाइज अगर वो 33 से भी कम है तो वो आपके डी ग्रेड है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, देखिए यहाँ पर बताया हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेड ए, आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते थे, मैंने ग्रेड नाम के वेरिएबल में डलवा दिया और लास्ट में प्रिंट करवा दिया था ग्रेड इज प्लस में ग्रेड, यहाँ पर हमने ग्रेड की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट विच एक्सेप्ट 3 नंबर एज आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर। 3 नंबर यूजर से एंटर करवाने हैं और फिर उनको कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना कि प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो बहुत अब प्रैक्टिकल प्रोग्राम शुरू हो गए हैं कि 3 नंबर एंटर करवा के अब चेक करना है कि उनमें से ग्रेटर नंबर क्या है। 2-3 अलग अलग तरीके हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने अगेन आपका नेस्टेड इफ का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, क्योंकि उसने फंक्शन कहा था, मैंने उसका नाम ग्रेटेस्ट रख लिया। आप ग्रेट रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। N1 N2 N3 3 नंबर एंटर करवाए यूजर से। अब चेक कर रहे हैं कि इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, अगर N1 N2 से बड़ा है तो फिर एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या N1 N3 से भी बड़ा है? तो इसका मतलब क्या हो गया, N1 सबसे बड़ा है, N1 N2 से भी बड़ा है, N3 से भी बड़ा है, यानी कि N1 सबसे बड़ा है। अगर N1 N2 से तो बड़ा है लेकिन N3 से बड़ा नहीं है, तो एल्स के पास गया तो हमें क्या पता लगा, N3 सबसे बड़ा नंबर है। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं क्या N2 N3 से बड़ा है, अगर ऐसा है तो हम N2 सबसे बड़ा बताएंगे, अदरवाइज N3 सबसे बड़ा आएगा। तो ये एक तरीका है 3 नंबर में लार्जेस्ट नंबर निकालने का, एग्जाम में आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है आपका, तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक तरीका और भी है जिसमें हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड N1 इज ग्रेटर देन N3, तो N1 ही बड़ा है, सबसे बड़ी बात है। ऐसे N2 को चेक कर लेंगे कि N2 इज ग्रेटर देन N1 एंड N2 इज ग्रेटर देन N3, तो यानी N2 बड़ा है। सिमिलरली N3 इज ग्रेटर देन N1 एंड N3 इज ग्रेटर देन N2, तो हमारा N3 बड़ा है। तो एंड ऑपरेटर का लगा के भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत है, उसने कहा था फंक्शन, हमने आंसर लिख दिया, लेकिन जो मैंने आपका प्रोग्राम बनाया है उसमें सिर्फ इतना फंक्शन लिख देंगे तो आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इसको कैसे कॉल किया है मैंने एग्जाम्पल के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया, ये तो सेम कोड है, तो इतने से तो वो चलेगा नहीं। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कॉल कर दिया, मैंने जी नाम से बना दिया और शॉर्ट कर दिया। 51, 61, 81 अपने से 3 नंबर ले लिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यूजर से ही 3 नंबर एंटर करवाएं, अगर वो कहता है तो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करेंगे, यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे, फिर उसको पार्स इंट से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में यानी नंबर्स में, देन उनको इसी तरीके से पास करके भेज देंगे फंक्शन के पास, फंक्शन निकाल के दे देगा हमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो आपको सब चीजें धीरे 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 मालूम चल रही है कि हाँ ये काम कैसे करती हैं। In JavaScript, if a variable is defined using var in a compound statement, if it will be visible to entire function। क्या मतलब है इसका, देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट समझते हैं क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं जहां पर हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं ना जगह जगह, हम इफ के अंदर लगाते हैं, फोर में लगाते हैं, फंक्शन में लगाते हैं। तो जहां भी हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर के जो स्टेटमेंट होती है उनको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि इफ के अंदर अगर हमने वेर कीवर्ड का लगाकर यूज करके कोई वेरिएबल बनाया है, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इफ ए 1 इक्वल्स टू 1 ले लिया, यानी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वेर z इक्वल्स टू 5। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्लोज हो गई, इफ क्लोज हो गया। उसके बाद अगर मैं z को प्रिंट करवा रहा हूं तो z की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट से बाहर भी एक्सेसिबल है। वेर कीवर्ड का यूज करके हम कोई भी चीज अगर वेरिएबल बना रहे हैं तो वो पब्लिक है, वो ग्लोबल है, वो सब जगह एक्सेसिबल है। तो यहां से एक नई चीज पता लगी हमें, स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप कहां तक होता है, अगर वेर से डिक्लेयर किया है तो वो आपका ग्लोबल होता है, पूरे प्रोग्राम में मिलता है। अगर आप लेट का यूज करके बनाते हैं तो उसके केस में ऐसा नहीं होता है, बट लेट आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको यहाँ पर जो है नहीं बताया है। रीड राइट द फॉलोइंग यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट आपके थ्रू इस प्रोग्राम को बनाना है। इसमें बताया कि अगर a इक्वल्स टू 1 है तो आपने मैसेज प्रिंट करना है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे। 2 है तो आपने ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और कुछ और है आउटपुट तो संडे। तो इसी को हमने स्विच केस के थ्रू इस तरीके से लिखेंगे। तो वेर a इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया। अब देखिए इसमें ये जो प्रोग्राम सैंपल है ये थोड़े से आधे अधूरे हैं, तो हमने इनको क्या किया, हमने अपने से इनको पूरा कर लिया। हमने एक वेरिएबल ले लिया a जिसमें वैल्यू हमने अपने से 2 डलवा ली, आप कुछ भी डलवा लीजिए, आप इसको बदल बदल के देख सकते हैं। देन स्विच a, अगर a की वैल्यू हमारी 1 होती है, केस 1,
तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हमने प्रिंट करवा दिया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, देन एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाई, देन केस 2 बनाया, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो हमारे पास ब्रेक लगाया, उसके बाद अगर 2 केस आता है तो ये प्रिंट हो जाए, 1 आता है तो ये, एंड डिफ़ॉल्ट का मतलब है इन दोनों में से कोई भी कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो आपका संडे प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पर ब्रेक का क्या रोल है ये भी मैंने अलग से एक एग्जांपल में समझाया है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, आपका केस स्विच केस का वाला ही है। इसमें हमने एक एन नाम के वेरिएबल में फ्रूट एंटर करवाया, देन एम के अंदर उसकी लेंथ डलवा दी जो भी है, एंड देन स्विच केस एम। तो इनमें से आपके पास जो भी नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। तो कितनी लेंथ निकलेगी 1 2 3 4 5। तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट आएगा वो 5 6 7 आएगा। क्यों आएगा ये समझ लीजिए। यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी है, तो वो कंडीशन चेक करेगा कि एम के अंदर तो 5 है, बट यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 5 प्रिंट कर देगा। 5 के बाद अब वो सबको ट्रू मान के चलेगा, तो 5 6 7 सब प्रिंट कर देगा वो। तो ये आपका ब्रेक ना लगाने का नतीजा है। तो हमें इसमें स्विच केस में ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह की सिचुएशन है तो हम ब्रेक यूजुअली जितने प्रोग्राम बनाते हैं उसमें लगाते हैं। अब इसी को वो अलग तरीके से पूछ रहा है, कहता है एक्सप्लेन फॉल थ्रू विद रेस्पेक्ट टू विच स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब फॉल थ्रू आपने तो नाम भी नहीं सुना, फॉल थ्रू होता क्या है स्विच स्टेटमेंट में। फॉल थ्रू यही चीज होती है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। कहता है ओमिटिंग ब्रेक लीड्स टू प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कंटिन्यूइंग इनटू द नेक्स्ट केस एंड ऑनवर्ड टिल द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड और एंड ऑफ स्विच इज रीच्ड। अगर हम भूल जाते हैं या नहीं लगाते हैं हमारे स्विच केस में ब्रेक, तो वो कंटिन्यूसली लास्ट तक या ब्रेक आ जाता है तब तक चलता रहता है। इसी चीज को फॉल थ्रू कहा जाता है आपके स्विच केस स्टेटमेंट में। एग्जांपल दोबारा से समझ लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वही जो पिछला प्रोग्राम था एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आउटपुट क्या आया था 5 6 7। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, देखिए हर स्टेटमेंट के बाद मैंने ब्रेक लगा दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पर वो 5 पर आकर रुक जाएगा, आगे की स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी। तो ये आपका ब्रेक लगाने से रिजल्ट आता है। तो फॉल थ्रू नाम की नई चीज पता चल गई कि हाँ इस चीज को फॉल थ्रू बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ ए इक्वल्स टू 1 स्विच केस ए में हमारे पास 1 ही आएगा, एंड केस 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ देखिए ए में तो कुछ था नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद ब्रेक भी नहीं है तो वो केस 2 पे अपने आप चला जाएगा, और केस 2 में आपका क्या है हेलो है तो वो हेलो प्रिंट कर देगा। आपका इसका आंसर आएगा हेलो। वही चीज मैंने बताई है जो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताई, वही चीजें लिख दी है। नेक्स्ट है कंपेयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। हाँ अब यहाँ देखिए टॉपिक चेंज हो गया, अब हम आ गए हैं ऑब्जेक्ट्स पर कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या होते हैं। भाई आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक की वैल्यू पेयर होता है आपके जो मेमोरी में स्टोर होता है। प्रॉपर्टी और मेथड इसमें दो चीज़ें होती हैं। प्रॉपर्टी जो है वो एक वैल्यू होती है जो आपकी मेमोरी में स्टोर है, मेथड के अंदर फंक्शन होता है जो आपका मेमोरी में स्टोर है। यानी कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड जो वो काम करेगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड दो चीज़ें हैं, स्ट्रिंग डॉट लेंथ ये उसकी प्रॉपर्टी है, और स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस ये एक मेथड है। लेंथ तो लेंथ बताएगा कितनी है, टू अपर केस क्या करेगा कुछ करेगा। जो मेथड होता है वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्रॉपर्टी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है उसका बेसिकली। तो ये आपका डिफरेंस है प्रॉपर्टी में और मेथड में। आप इस तरीके सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी एंड मेथड, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था, मैंने दोनों तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया, आंसर सेम ही है। टू यूज एन ऑब्जेक्ट्स मेथड एंड प्रॉपर्टीज वी राइट द ऑब्जेक्ट्स नेम डैश देन मेथड प्रॉपर्टी नेम। ऑब्जेक्ट के बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पीछे भी एग्जांपल में देखा हमने, तो क्या लगाते हैं हम डॉट लगाते हैं। जैसे हमने लगाया था अभी पीछे मैथ डॉट रैंडम, और इसमें लगाया था स्ट्रिंग डॉट लेंथ। तो उसके मेथड या प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट नेम के बाद। विंडोज डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडोज डॉट अलर्ट, तो ये उसमें क्या है डॉट लगता है प्रॉपर्टी के बाद उसका मेथड या प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर जस्ट कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर, पीछे भी आ गया था तो रिपीट हो गया, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, आपके डैश इज यूज्ड, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डैश इज यूज्ड टू हैंडल मोर एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम मैथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मैथ्स नहीं होता, मैथ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वो मैथ डॉट रैंडम यूज किया था तो वो वहीं से उठाया था, तो मैथ ऑब्जेक्ट आ गया। टू यूज रैंडम इन जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स इज, मैथ डॉट रैंडम है,
ये इसका सही तरीका है, मेथड डॉट रैंडम, ऐसे यूज़ करते हैं इसको। अगर कोई रैंडमली नंबर जनरेट करवाना है 0 से 1 के बीच में, विच बिल्ट इन मेथड रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर वैल्यू। नंबर की स्ट्रिंग वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। नंबर है हमारे पास, लेकिन हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए टू स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। ये रिवर्स है, पार्स इंट का उल्टा है ये। नेम द फंक्शन यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। आसान है। सॉरी, ये कह रहा है कि इसमें फंक्शन नहीं है, डॉट लेंथ के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम जो है निकाल सकते हैं कोई भी लेंथ। विच बिल्ट इन मेथड रिटर्न द कॉलिंग स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्टेड टू अपर केस। तो कैसे करते हैं हम, अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास टू अपर केस होता है, तो उससे पहले हम उस स्ट्रिंग का नाम लेंगे। अगर वो किसी वेरिएबल में स्टोर है तो डबल कोट्स के बगैर उसका नाम लिखेंगे और डॉट टू अपर केस लगा देंगे। नाउ व्हाट, राइट ए कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ वर्ड द इन इट। ये आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे मैथ ऑब्जेक्ट करा था इससे पहले हमने। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग में हमें एक एक कोई स्ट्रिंग दी हुई है, कोई एक टेक्स्ट दिया हुआ है, उसमें से द किस पोजीशन पे है ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली प्रॉम्प्ट से पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट से यूज़र से एंटर करवा लेंगे कि भाई आप कोई टेक्स्ट एंटर कीजिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्स ऑफ करके मेथड होता है, इंडेक्स ऑफ। ये इंडेक्स ऑफ बताता है कि जो भी हम बता रहे हैं, जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे उसकी पोजीशन सर्च करके बताएगा कि हमारी स्ट्रिंग में है या नहीं है। और हमने उसकी पोजीशन पी से यहाँ पर सिंपली अलर्ट से जो है यहाँ पर शो कर दी। इसका आउटपुट एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया दैट राम इज दी गुड बॉय, होना नहीं चाहिए सेंटेंस बट मैंने बना दिया, राम इज दी गुड बॉय एंड चेक द पोजीशन। तो यहाँ पर राम उस सेंटेंस के अंदर मेरे पास पोजीशन आई यहाँ पर 7 एंड दोबारा से रन करते हैं। द इज गुड वर्ड, इस तरीके से दिया मैंने, द पहले दिया तो मेरे पास पोजीशन 0 आई, यानी जो काउंटिंग कर रहा है वो 0 से कर रहा है। अब अगर मैं कोई ऐसी स्ट्रिंग लिखता हूँ जिसमें द है ही नहीं, माई नेम इज तंजीम, तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। देखिए इसमें रिटर्न हुआ -1, तो पता चल गया इंडेक्स ऑफ पोजीशन बताता है 0 से काउंट करके, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग वहाँ है ही नहीं तो -1 रिटर्न करता है। Next is write the code in JavaScript to accept the string from the user and display the first occurrence of word good in the entered string। सेम है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। आपसे क्या हो गया, वो यूजर से एक एंटर स्ट्रिंग एंड करवा रहा है और बता रहा है, पूछ रहा है कि भाई गुड कहाँ है। सेम है आपका, सिर्फ आपका वहाँ पर दा की जगह गुड आ जाएगा। Write the statement in JavaScript for the following: to search % in the string genius is 1% inspiration and 99 जो है perspiration and display it's on the web page। आपको इस स्ट्रिंग के अंदर % की पोजीशन पता लगानी है। तो इसमें सिंपली सिंगल एक लाइन में किया हुआ है, जीनियस जो हमने पूरी स्ट्रिंग थी उसको डबल कोट्स में लिखा, नेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ % लगा दिया, तो हमें उसकी जो भी पोजीशन है वो निकल कर आ जाएगी। प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप मैं जब शेयर करूँगा आप उसको चलाकर देख सकते हैं। सिंगल एक लाइन का ही है, बाकी पिछले वाले कोड में थोड़ा सा चेंज था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई जावास्क्रिप्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द स्ट्रिंग। क्या यूज़ करेंगे, अभी हमने कर लिया, तो उसको अब वो पूछ रहा है कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो हमें पता है इंडेक्स ऑफ मेथड यूज़ होता है। ए की जगह यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, मैंने ए लिख दिया। टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो आप लेंथ का यूज़ करेंगे, ये प्रॉपर्टी का। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ए एक वेरिएबल है, उसमें मैंने बी पॉजिटिव स्ट्रिंग स्टोर करवाई है, देन इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव पता कर रहे हैं, तो 0 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3। और इसके अलावा ये भी कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ी इस तरह की मिस्टेक्स आपके क्वेश्चंस एग्जाम में होती हैं, कह रहा है और ऐसा है कि कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट तो करवाया नहीं, सिर्फ स्टोर करवा के डी के अंदर और पूछ रहे हैं बताओ भाई क्या प्रिंट होगा, तो कुछ भी नहीं आएगा। हमने तो सिर्फ ए जो पहला केस है इसमें हमने क्या करा, वेर डी इक्वल्स टू ए डॉट इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव,
तो हमने चेक ही तो करा है, डी के अंदर स्टोरी करवाया, डी को कोई प्रिंट थोड़ी करवाया है। तो आपका 3 और नथिंग दोनों ही आंसर करेक्ट है। दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंथ, ए की जो लेंथ है तो वो उसने 0 से काउंट करके वो आपको बता देगा कि हाँ 11 लेंथ है इसकी। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है इसके अंदर 11 है, आप काउंट कर लीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द जावास्क्रिप्ट। आपको सब स्ट्रिंग, कॉनकैट और शिफ्ट ये तीनों बताने किस लिए यूज होते हैं। सब स्ट्रिंग, किसी एक स्ट्रिंग में से आपको कोई छोटा सा पार्ट निकालना है, कोई एक सेंटेंस है उसमें से आपको पहली पोजीशन से सॉरी 10वीं पोजीशन से इतने कैरेक्टर निकालने हैं, तो उसके लिए आप सब स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। कॉनकैट यूज करते हैं 2 स्ट्रिंग, एक आपने फर्स्ट नेम के लिए, एक लास्ट नेम के लिए, अब आप फुल नेम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉनकैट यूज करेंगे। शिफ्ट क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग, वैसे तो एरे पे लगता है ये आपके जो है रिमूव करता है एरे का पहला एलिमेंट। एरे अभी आगे आएगा, एरे क्या होता है और कैसे काम करते हैं इस पे। नेम 2 फंक्शन एसोसिएटेड विद द स्टैक इन जावास्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पर स्टैक आ गया। ये स्टैक क्या चीज़ है, स्टैक एक तरह की लिस्ट होती है जिसमें एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नॉर्मली तो हमारी जो क्यू होती है, जब हम क्यू में लगते हैं तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करते हैं, यानी कि लाइन में जो पहले लगा है वही आपका जो है पहले अपना काम फिनिश करके बाहर जाएगा। लेकिन एक स्टैक जो है एक अलग तरह की लिस्ट होती है। इसमें ये समझ लीजिए कि एक ऐसी आप गेट में घुस गए जिसमें रास्ता थोड़ा तंग है, 2 आदमी एक साथ नहीं आ सकते और वो सामने से बंद है। अब आप वहाँ अंदर चले तो गए, अब जब आप वापस आएंगे तो कैसे आएंगे। अब सपोज कीजिए 4 लोग चले गए, 5वां एक और चला गया पर्सन उसमें। अब वहाँ पर जो निकलेंगे तो लास्ट वाला पर्सन पहले बाहर निकलेगा क्योंकि एक ही एग्जिट पॉइंट है उसका, जहाँ से एंट्री करिए उसी सेम पॉइंट से एग्जिट होगा, तो वो आपका स्टैक कहलाता है। तो उसमें बता रहा है कि भाई इसके लिए हमें 2 फंक्शन बताइए जो स्टैक पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके लिए 2 फंक्शंस हैं, पुश एंड पॉप। पुश क्या करेगा, कोई डेटा फीड करेगा उसमें लास्ट पोजीशन पे, और पॉप जो है वो निकालने का काम करेगा। विच मेथड इन जावास्क्रिप्ट रिमूव द लास्ट रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम। तो लास्ट आइटम जो रिमूव करके रिटर्न करता है वो पॉप मेथड है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम आगे। Which method of JavaScript removes the and return the last item? Same question, pop आएगा आंसर। Write JavaScript code to create an array x। एक x array बनाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर दे दिया where x equals to new array। इस तरीके से बना सकते हैं क्योंकि डाटा डालने के लिए कहा नहीं। अब अगले स्टेट में कह रहा है स्टोर टॉप बॉटम इन एन array। तो हमने क्या करा, x यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स जो है इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं, देन डबल कोट्स में पहली स्ट्रिंग कॉमा सेकंड जो स्ट्रिंग है वो स्टोर करें। एरे का मतलब ही है जब मुझे एक साथ कई सारा डेटा स्टोर, चाहे वो नंबर के फॉर्म में हो चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, तो अलग अलग कई सारे वर्ड स्टोर करने हैं, सेंटेंस स्टोर करने हैं तो भी हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स स्टोर करना है तो भी हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अभी हम एक्स की 0th पोजीशन, पहली पोजीशन पे हम टॉप स्टोर करना चाहते हैं और फर्स्ट पोजीशन पे बॉटम स्टोर, दोनों ही तरीके क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टोर डेट एंड टाइम इन वेरिएबल। तो उसके लिए हम वेर बी इक्वल्स टू न्यू डेट करेंगे, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था कि डेट स्टोर करवानी है, तो इस तरीके से उसमें बी में करवाया। अब उसे प्रिंट करवाने के लिए नहीं, काम नहीं कर रहे हुई। प्रिंट द मैसेज वेलकम ऑन द वेब पेज पे एक वेलकम मैसेज प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम। उसने कहा नहीं है भाई अलर्ट या कन्फर्म या कोई डायलॉग बॉक्स यूज़ करना है, सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करवा सकते हैं। तो ये आप अब मेरे से किसी ने पूछा था अभी 5 नंबर में क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। इसमें 4 है, आपका 4 नंबर में 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। या आपका कोई प्रोग्राम बेस्ड ही आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बहुत ही कम है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है नेम नाम से, इसमें स्ट्रिंग है रेड ब्लू येलो ग्रीन और वो कह रहा है नेम डॉट पॉप। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा नथिंग। क्यों, क्योंकि कुछ प्रिंट करवाने के लिए तो कहा नहीं, तो शो तो कुछ होगा नहीं। हाँ, इसमें 2 चीज़ें होंगी। अगर वो ये पूछता है कि भाई नेम नाम के एरे में क्या बचता है लास्ट में, तो पॉप कैसे क्या होगा, ग्रीन रिमूव हो जाएगा तो उसमें बचेगा रेड ब्लू एंड येलो। अगर वो ये पूछता कि भाई क्या पॉप हुआ तो आंसर हमारा होता ग्रीन। तो इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसके लिए इसके आंसर, सही आंसर जो है नथिंग, एज नो स्टेटमेंट टू शो एनीथिंग। कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, आउटपुट कुछ नहीं आएगा इसमें। ऐसी मिस्टेक्स ये करते हैं
एग्जाम में ऐसा कई बार हुआ है कि आधा अधूरा प्रोग्राम लिख दिया, आउटपुट पूछ रहा है। अब आपने आउटपुट के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो, तो उसे क्या क्या किस चीज़ का आउटपुट आपको चाहिए, तो आउटपुट क्यों आएगा कुछ। What may be the possible output of the following snippet? Predict the output of the following. HTML बॉडी स्क्रिप्ट लगाया हमने, where fruit लिया, उसमें जिसमें एप्पल और मैंगो, यानी दो एक एरे के अंदर दो फ्रूट स्टोर करवा लिया, एप्पल और मैंगो। फ्रूट एरे के 50th पोजीशन पे हमने ऑरेंज स्टोर करवाया। अब पूछ रहा है बताओ उसकी लेंथ कितनी है। तो जो जिस पोजीशन पे आपका हम लास्ट एलिमेंट है, चाहे बीच के सारे खाली हैं, तो उससे एक ज़्यादा यानी 51 पोजीशन पे, क्योंकि ज़ीरो से काउंटिंग होती है, तो वो आपका वहाँ पर उसकी जो है टोटल लेंथ है, लास्ट जो भी एलिमेंट है उससे नेक्स्ट पे। उसके बाद कह रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट डॉट लेंथ प्रिंट होगा, और डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये प्रोग्राम पूरा है, अब वो कह रहा है बी आर एंड ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ बी आर लगा दिया, यानी कि अब पहले लाइन ब्रेक होगी, वो नीचे आएगा, फिर एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट होगा। तो हर एक जो आपको जो है कुछ ना कुछ सिखा रहा है यहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट है कि बी आर यहाँ पर क्या कर रहा है या लेंथ क्या करता है, एरे के जो लास्ट पोजीशन होती है उससे एक ज़्यादा आपका उसकी टोटल लेंथ होती है। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड इसमें भी सेम ही है, ब्लू रेड ऑरेंज येलो। एस डॉट रिवर्स, एस डॉट्स क्या करेगा, रिवर्स कर देगा एस के कंटेंट, यानी जो ब्लू फर्स्ट पोजीशन पे वो लास्ट चला जाएगा, सेकंड लास्ट पे रेड आ जाएगा, फिर उस पर ऑरेंज और येलो फर्स्ट पे आ जाएगा, इस तरीके से। फिर वो कह रहा है कि इसको प्रिंट करवा दो, आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई एस देन एस डॉट लेंथ कितनी आएगी, 0 1 2 3, उसकी 4 आ जाएगी। तो 0 से शुरू कर रहे हैं तो उससे एक कम पे चलेगा, लेस देन चलानी है कि एक कम पे, और 2 प्लस करेगा, यानी पहले तो 0 वाली पोजीशन प्रिंट करेगा। 0 वाली पोजीशन पे क्या है, ब्लू है, लेकिन ब्लू किस में आएगा, अपर केस में आएगा, देखिए अपर केस में करेगा। फिर बी आर भी लगा रहा है, यानी कि अगला जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, तो उसके बाद 0 + 2, तो 2 पोजीशन पे क्या आएगा, ऑरेंज को, तो येलो और सॉरी 0 पोजीशन पे क्या आ चुका है, येलो आ चुका है, तो पहले येलो आएगा, फिर उसके बाद आपका रेड आएगा पीछे से, क्योंकि वो रिवर्स हो चुका है। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट, सेम आपके क्वेश्चन है इसी तरीके से। एस एक नाम का एरे लिया, उसमें स्टोर करवाया हैव अ नाइस डे, 4 अलग अलग वर्ड स्टोर करवाए, अब उसको रिवर्स करवाया। अब पहली पोजीशन पे क्या आ गया, डे आ गया, फिर दूसरी पे नाइस, फिर ए, फिर हैव, अब उसको प्रिंट करवा दिया, तो प्रिंट क्या होगा, डे नाइस ए हैव। तो इस तरीके से आपका आउटपुट जाएगा। इसमें एक वैसे एक्चुअल में जब इसको चलाएंगे ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया है, बट यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, तो ये बगैर स्पेस के प्रिंट करेगा, अगर आपको एग्जैक्टली चलाकर देखेंगे इसको तो मैंने जो एग्जैक्ट कोड है उसके अंदर मैंने स्पेस दिया है, और उसमें स्पेस आया है, तो वो भी आप देख लेगा, उसको चला के देखिएगा कैसे स्पेस देते हैं। कह रहा है सुनील हैज रिटर्न फॉलोइंग कोड टू स्टोर सब्जेक्ट इन एन एरे एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द एरे, हिज कोड इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली। बताओ भाई क्या वजह है उसकी कोड ना चलने की। उसने एक फंक्शन बनाया काउंट सब्स, एक सब्जेक्ट नाम से क्या लिया उसने, यहाँ पर एक एरे लिया जिसमें इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस के स्टोर करवाए। अब डॉक्यूमेंट और ड्राइवर सब्जेक्ट की लेंथ निकालना चाह रहा है, लेकिन प्रोग्राम चल के नहीं दे रहा है। क्या एरर है, बहुत माइनर सी मिस्टेक है। यहाँ पर सब्जेक्ट का जो एस है वो कैपिटल है और यहाँ स्मॉल है, बस यही मिस्टेक है। वो इसको ठीक कर लेगा, या तो यहाँ पर स्मॉल कर ले या यहाँ कैपिटल कर ले, दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो उसको एक्सेस कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। ये एरर थी छोटी सी। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले अ वीक डे रैंडमली फ्रॉम एन एरे ऑफ डेज ऑफ वीक गिवन बिलो। भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इनमें से उसे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और आपको जो है डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर क्या है, 7 दिन है, 7 में से हर बार आपका नया जो है वो आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या टेक्निक यूज़ की है, आप इससे डाइस का गेम बना सकते हैं कि हर बार जितनी बार आप करेंगे 1 से लेके 6 तक के अलग अलग नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से 7 तक आने वाले हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए एन के अंदर क्या स्टोर किया है, यहाँ पर 3-4 स्टेप एक साथ कंबाइन कर दिए, समझ लीजिए कैसे करें। मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, 0 से लेकर 1 के बीच का कोई नंबर जनरेट करेगा। अब उसको क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा 0 जो 7 का मल्टीपल में होगा। अब उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर मैथ डॉट सीलिंग से क्या होगा, आपका डेसिमल के बाद के सारे नंबर जो पॉइंट है वो चले जाएंगे और इधर का नंबर बच जाएगा, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करा है तो 7 के मल्टीपल में आएगा वो। और उसमें हमने क्या करा, एक नंबर जो है उसको 1 माइनस कर दिया और वो स्टोर करवा दिया हमने n में।
एंड देन इसमें हर बार नया नंबर ही स्टोर होगा और वो नंबर हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेंगे। DOWN का मतलब है जो भी n में नंबर है उस पोजीशन का नंबर निकालना है। देखिए इसको चला के देखते हैं। यहाँ देखिए डे दिखा रहा है फ्राइडे, मैं इसको फिर दोबारा चलाऊंगा संडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। जितनी बार भी चलाएंगे हर बार आपको हो सकता है नया नंबर मिलेगा, रिपीट भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर आपको नया नंबर मिलेगा जितनी बार भी आप चलाएंगे। Write code snippet in JavaScript to accept height of 5 student in an array and display the tallest and smallest height of student। आपको 5 स्टूडेंट की हाइट जो है एक एरे में स्टोर करवानी है और टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। बहुत सिंपल है, हमने एक एरे लिया जिसमें हमने यूज़र से पार्स प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू 5 स्टूडेंट की हाइट करवा ली। भाई ये लाइन इग्नोर कर देना, प्रॉम्प्ट हेलो, मैं भूल गया इसको निकालना। कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा है वो चेक करने के लिए एक बार मैं हेलो प्रॉम्प्ट करवा लेता हूँ। वाइल आई इज़ लेस देन 5, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है 0 से स्टार्ट करेगा, यानी कि लूप 5 बार चलेगा आई प्लस प्लस करता हुआ। और ये पांचों बार एक str नाम के जो आपका एरे है उसकी पहले 0 पोजीशन पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पोजीशन पर अलग अलग नंबर स्टोर करेगा जो हम 5 नंबर यूज़र से एंटर करवाएंगे। एंड देन हमने उनको सॉर्ट करवा दिया str.sort मेथड। अब यहाँ पर देखिए नहीं पता लगा ना कि सॉर्ट करने का आसान सा तरीका, सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब सबसे छोटा पहली पोजीशन पे आ गया तो स्मॉलेस्ट str 0 प्रिंट कर दिया एंड टॉलेस्ट सबसे लास्ट पोजीशन पे आ गया तो वो आपका str 4 से प्रिंट करवा लिया हमने। इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। I10 देखिए हमसे पूछ रहा है हेलो, यहाँ पर हम ओके करते हैं। हाँ, एंटर द हाइट ऑफ स्टूडेंट 0। स्टूडेंट 0 की हाइट मैंने डाल दी यहाँ पर 12, स्टूडेंट 1 की डाल दी 45, थर्ड की डाल दी हमने 33, देन नेक्स्ट 77, लास्ट वाले की हमने डाल दी 75। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि स्मॉलेस्ट जो है वो 12 है और टॉलेस्ट जो है वो 77 हाइट है। तो जैसे जैसे जो भी आप डाटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉर्ट करके बता देगा। जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो स्मॉलेस्ट है, जो लास्ट पोजीशन पे वो आपका टॉलेस्ट है। राइट ए कोड इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर फ्रॉम यूजर, स्टोर देम इन एन एरे एंड डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे। वही सेम है जो मैंने बताया अभी, उसी को सिंपल कर दिया। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कि हमने एक एरे लिया, उसमें यूजर से 10 नंबर एंटर करवाए, ARR.sort लगाया और डिस्प्ले कर दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑन द एरे n कंटेनिंग द फॉलोइंग। एक एरे n है, उसके अंदर सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ये हमने स्टोर करवाया हुआ है। अब कह रहा है उसमें पेशेंस नाम का जो वर्ड है ये ऐड करना है आपने एरे n में। तो कोई नया वर्ड ऐड करना है तो उसके लिए हम पुश यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, n के अंदर ऐड करना है तो n डॉट पुश, क्या ऐड करना है, डबल कोट्स के अंदर हम क्या डाल देंगे ब्रैकेट में, पेशेंस। तो इस तरीके से वो ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन कह रहा है वो जॉइन एरे n टू अनदर एरे m। तो उसमें हम एक m है, m के अंदर हम क्या कर रहे हैं, m डॉट कॉन्कैट, और उसमें क्या ऐड करवा रहे हैं, n ऐड करवा रहे हैं और उसको m में ही स्टोर करवा देंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड लाइन है डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे m। m में से लास्ट निकालना है तो m डॉट पॉप। देखिए ये पहले भी कई बार आ चुका है, m डॉट पॉप है ना एरे के अंदर। देन सॉर्ट द एरे तो n डॉट सॉर्ट कर देंगे, सिंपल सा है। तो किसी भी एरे को सॉर्ट करना है उस एरे का नाम डॉट सॉर्ट कर दीजिए, लास्ट एलिमेंट निकालना है डॉट पॉप कर दीजिए, कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो n डॉट पुश, ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट डाल देंगे जो उसमें ऐड करना है हमें, तो वो उसकी लास्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। डिस्प्ले द एरे इन रिवर्स, रिवर्स में करवाना है तो n डॉट रिवर्स, n डॉट रिवर्स से रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एक स्टेटमेंट और आएगी, वो यहाँ पर मिसिंग है तो आप वो भी लिख सकते हैं, n डॉट रिवर्स एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर आपके पास n आ जाएगा। प्रोग्राम के अंदर मैंने शायद वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से लिखी है। I12 एक बार चला के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट आ रहा है इसका, एक बार पेज सोर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। n डॉट पुश पेशेंस डाला उसमें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद उसको n को प्रिंट करवा के देखा साथ के साथ,
एक एम लिया, उसके मैंने ऐसे ही गुडविल नाम की एक वर्ड डाल दिया, देन उसमें को कॉन्करेंट किया एन के अंदर, फिर उसको डिस्प्ले करवा के देखा हाँ भाई अब एन में क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एम के अंदर पहले क्या है आपका गुडविल, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड पेशेंट, पेशेंट के साथ उसमें गुडविल भी ऐड हो गया क्योंकि हमने उसमें कॉन्कैट किया। फिर उसके बाद किया एम डॉट पॉप, पॉप किया तो लास्ट एलिमेंट निकल गया, लास्ट एलिमेंट क्या था, पेशेंट्स था, पेशेंट्स निकल गया यहाँ से। फिर उसके बाद हमने एन डॉट सॉर्ट किया, सॉर्ट किया तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ गया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या हुआ आपका गुडविल, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी की जगह ऑनेस्टी पहले आ गया, फिर पेशेंस, फिर सिंसियरिटी, फिर उसको रिवर्स कर दिया। तो देखिए यहाँ पर रिवर्स कैसे किया, रिवर्स करने के लिए हमने एन डॉट रिवर्स लिखा, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से उसको डिस्प्ले भी करवाया। तो ये दो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने आंसर ये दोनों स्टेटमेंट लिखनी है, तो हमारे पास वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ज्वाइन टू क्रिएट अ स्ट्रिंग फ्रॉम एन एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन मेथड होता है, जैसे एक एग्जांपल के लिए है कि एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स ये हमारे पास था, तो है फ्रूट डॉट ज्वाइन में मैंने यहाँ पर ब्लैक ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसमें आउटपुट है नहीं, मैं दिखा देता हूँ कैसे आउटपुट आएगा। ये एग्जांपल था, आउटपुट इसमें साथ में लिखना है। I13, तो इसमें आउटपुट आएगा एप्पल ब्लैक, मैंगो ब्लैक, ग्रेप्स। ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है भाई। तो इसने क्या किया, जॉइन जो है वो जो भी आप स्ट्रिंग सप्लाई कर रहे हो वो बीच में ऐड कर देगा, एप्पल के बाद और मैंगो के बाद। तो जॉइन जो है मिड में आपको कोई स्ट्रिंग ऐड करवानी है, सब्सटीट्यूट करवानी है, तो वो काम करता है आपका जॉइन। दो एरे को जॉइन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। राइट जावास्क्रिप्ट कोड टू, अगर जॉइन करवाना है तो उसके लिए कॉनकैट मेथड है भाई। राइट जावास्क्रिप्ट कोड टू डिस्प्ले अ कन्फर्म बॉक्स विद अ मैसेज डू यू वांट टू कंटिन्यू। बहुत सिंपल है, कन्फर्म बॉक्स के लिए कन्फर्म मेथड है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और जो वैल्यू वो यूज़र डालेगा वो ए नाम के वेरिएबल में डलवा ली। अगर वो नहीं मांग रहा है तो कुछ जरूरत नहीं है सर, डायरेक्टली कन्फर्म लिख लीजिए, वो कहीं स्टोर ही नहीं होगी। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले द नेम ऑफ कैरेक्टर ऑफ हिज फर्स्ट नेम एंड डिस्प्ले करंट डेट, हिज इनिशियल नेम, इनिशियल लेटर फॉर द फर्स्ट नेम एंड कंप्लीट लास्ट नेम। एग्जाम्पल दे रहा है भाई कृष्ण कुमार है तो के कुमार शो होना चाहिए। कैसे करेंगे, फर्स्ट नेम एंटर करवाना है उसका, तो प्रॉम्प्ट मेथड से उसका नेम एंटर करवा ले। अब यहाँ पार्सेंट यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम नंबर नहीं एंटर करवा रहे हैं, हम स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह लेके चलना है, लास्ट नेम एंटर करवा लिया। फिर डेट एंटर करवाने के लिए कह रहा था, तो न्यू डेट करके हम जो भी डेट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने टूडेज डेट डी प्रिंट करवा दिया सिंपली। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट से फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम इज एफ डॉट लेंथ कर दी, क्योंकि एफ के अंदर स्टोर करवाया था तो एफ डॉट लेंथ से लेंथ आ गई। देन लास्ट में वो कह रहा है कि वही इस मेथड में आपने प्रिंट करवाना है, तो इस फॉर्मेट में है भाई योर नेम इज, डबल कोट्स के अंदर मैसेज प्रिंट किया। यहाँ पर भाई ये स्लैश एन गलत है, यहाँ बियर टैग आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। आउटपुट में मैंने सब सारे प्रोग्राम सही हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आए। आउटपुट आप चलाकर देखिएगा, सभी आप प्रोग्राम ठीक चलेंगे। मैंने सारे प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए बनाए। F0 का मतलब है फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, फिर उसके बाद प्लस लगाया, फिर डॉट लगाया डबल कोट्स के अंदर, तो वैसे ही डॉट लिखा हुआ आएगा, प्लस एल में यानी फुल नेम आएगा। तो जो आपका नाम है वो उस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एक बार चला के देख लेते हैं इसको। J2 एंटर द फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया तंजीम, एंड लास्ट नेम मैंने डाल दिया खान। तो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगा यहाँ पर, तो देखिए पहले मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, अभी जो करंट टाइम हो रहा है वो टाइम आ रहा है, और टोटल मेरे फर्स्ट नेम की लेंथ कितनी है वो भी दिखा रहा है, और फिर मेरे नाम के इनिशियल दिखा रहा है टी डॉट खान। तो जो हमें चाहिए कुछ भी नाम लिखिए, आपका इसी तरीके से आएगा। आप अपने नाम के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू ट्रिगर अ फंक्शन असाइन, एक आपको जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाना है असाइन के नाम से, जो आपके एकेडमिक कैटेगरी सेट करेगा। एकेडमिक कैटेगरी कैसे सेट करेगा, यूजर से उसकी क्लास एंटर करवानी है और बताना है, अगर वो उसकी 1 से 5 तक की क्लास है तो प्राइमरी, 6 to 8 है तो मिडल,
9 से 10 है तो सेकेंडरी, 11 से 12 है तो सीनियर, और अगर कोई वैल्यू है तो इनवैलिड। तो बहुत आसान है। इससे पहले हम इसको इफ़ से कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फंक्शन लिया हमने एक असाइन, उसके अंदर हमने यूज़र से एंटर करवाया कि भाई आप अपनी क्लास एंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्लास जो है वो नंबर होगा, क्योंकि डाटा आता है स्ट्रिंग में, तो हमने पार्स इंट से उसको नंबर में कन्वर्ट करवा लिया और सी में स्टोर करवा दिया। अब चेक कर रहे हैं कि सी इज़ ग्रेटर देन 1। अगर सी 1 से ग्रेटर देन है और सी लेस देन है 5 से, तो और इक्वल्स टू भी लगाया, तो इसका मतलब वो 1 से 5 के बीच में है। 1 से 5 के बीच में है तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाए, योर एकेडमिक कैटेगरी इज प्राइमरी। देन अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करवा रहे हैं एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन 6, यानी वो 6 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कैटेगरी है वो मिडल है। अगर ऐसा भी नहीं है भाई, 8 से भी वो अब के बराबर भी नहीं है, 8 से छोटा भी नहीं है, यानी 8 से बड़ा है, अब चेक करें कि भाई वो 9 के बराबर या उससे इक्वल है और 10 से छोटा या उसके बराबर है, तो कैटेगरी क्या आ जाएगी, सेकेंडरी। अगर वो 10 से भी छोटा नहीं है या और बराबर भी नहीं, यानी बड़ा है, बड़ा तो हम चेक करें भाई उसमें अगर आपका 11 के बराबर है या उससे बड़ा है और 12 के बराबर से छोटा है या उसके बराबर है, तो उस केस में हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, सीनियर। और अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है तो आउटपुट आ जाएगा इनवैलिड, कोई कैटेगरी नहीं आपकी इनवैलिड है। और अब इसमें हमने क्या कर, देखो यहाँ नई चीज़ और भी हमने की, हमने एक बटन बनाया ऑन क्लिक, उसका इवेंट दिया और उसमें असाइन मेथड को कॉल करवा लिया, और उसमें हमने यहाँ पर लिख दिया एकेडमिक कैटेगरी। तो यूज़र जैसे एकेडमिक कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो ये असाइन नाम का मेथड कॉल होगा, ये पूछेगा आपसे, आप अपनी इसमें एंट्री कीजिए, डालिए, और आपको वो बता देगा आपकी कैटेगरी क्या है। इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर देखिए बटन वाला भी आप सीख गए नई चीज़ कि बटन पर हम कैसे किसी मेथड को कॉल करते हैं। देखिए ये हमारे पास बटन आ गया एकेडमिक कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ 6 तो मेरे पास आउटपुट आएगा यहाँ पर कैटेगरी इज़ मिडल। ऐसे ही मैं दोबारा से कॉल करता हूँ इसको, अब मैंने डाल दिया यहाँ पर 9, तो यहाँ मेरे पास कैटेगरी आ गई आपकी सेकेंडरी। तो फंक्शन बनाने का बेनिफिट यही होता है कि हम उसे जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो वो एक आपका कोड जो है फिक्स हो जाता है एक नाम के साथ, अब उसे कॉल करते रहिए आप। Write a function that display a prompt box which accept a name and display a greet message hello और पर्सन का नाम हैव अ गुड डे। ये तो बहुत आसान है। उसमें आपका फंक्शन हेडर माई फंक, यानी बस आपने ये बता रहा है कि फंक्शन माई फंक्शन बनाना है, और आपने फंक्शन बनाना है जिसमें यूज़र से वो उसका नाम पूछे और उसको मैसेज दे। तो ये इतना सा कोड लिखना है तो बहुत आसान है। प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़र से नाम एंटर करवाएंगे और इसमें मैसेज कर देंगे हेलो प्लस सी। सी में क्या एंटर करवाया, नाम उसका एंटर करवाया, किसी भी वेरिएबल में करवा सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। देन डबल कोट्स में हमने उसको क्लोज, फिर हमने क्या रहा, हैव अ नाइस डे, तो सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन इतना सा प्रोग्राम डायरेक्ट चलाएंगे तो चलेगा नहीं। हाँ, इस माई फंक को कौन कॉल करना पड़ेगा आपको, तभी ये चलेगा। वो मैंने आउटपुट प्रोग्राम में दिया हुआ है, आप उसको चला के देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैसेज बदल गया थोड़ा सा। ये कह रहा है आपने कन्फर्म बॉक्स लेना है यहाँ पर, और वहाँ प्रॉम्प्ट था जिसमें आप यूज़र से पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूज़र ये ओके करता है तो थैंक्स आएगा, और अगर वो क्या कहते हैं ओके नहीं प्रेस करता है तो कह रहा है कि पी यानी पैराग्राफ में आपने डेमो डाल देना है। डेमो नाम का जो पैराग्राफ है वो उसके कंटेंट डाल देने हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया सेम कन्फर्म बॉक्स लिया, डू यू वांट टू, यहाँ वांट आएगा भाई, टू कंटिन्यू। तो यूज़र वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, ओके और कैंसिल। तो अगर ओके करेगा तो ट्रू रिटर्न होगा, तो इफ़ एम इक्वल्स टू ट्रू तो अलर्ट मैसेज के थ्रू थैंक्स आ जाए। और अगर यूज़र ओके प्रेस नहीं करता, कैंसिल प्रेस कर देता है, तो अलर्ट में हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और डेमो के अंदर से जो भी उसके कंटेंट है इन एचटीएमएल वो उठाएगा और वो अलर्ट मैसेज में आपको डिस्प्ले कर देगा। इसमें भाई लास्ट में एक ब्रैकेट और आएगा, राउंड ब्रैकेट, मैं आपको एग्जैक्ट आउटपुट दिखा देता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हल्का सा यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, तो हो जाती है गलती भाई J6। देखिए यहाँ पर डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके प्रेस कर रहा हूँ तो मैसेज आ रहा है थैंक्स। अब इसको दोबारा से चलाते हैं एक बार। कैंसिल प्रेस कर रहा हूँ तो आ रहा है जावा स्क्रिप्ट इज सुपर। जावा स्क्रिप्ट इज सुपर मैंने एक मैसेज एंटर करवाया था मेरे पैराग्राफ में। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसके सोर्स कोड को। यहाँ पर देखिए क्या किया हमने,
एक मैंने पैराग्राफ लिया पी जिसके अंदर आइडियली मैंने डेमो और उसमें एक मैसेज लिख दिया जावास्क्रिप्ट इज सुपर, कुछ भी ले सकते हैं आप, ये चेक करने के लिए था खाली। आउटपुट में एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही लिखना है क्योंकि उसने फंक्शन लिखने के लिए कहा था, तो ये हमने फंक्शन लिख दिया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माई फंक को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। भाई वो गलत था थोड़ा सा, यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है, मुझे लगा शायद ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। ठीक है यहाँ तक। डिफाइन एन इवेंट, राइट एनी टू कॉमनली यूज्ड इवेंट। इवेंट क्या होता है और आपने कोई दो कॉमनली यूज्ड इवेंट बनाने हैं। आंसर इज इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपन्स यूजुअली बाय यूजर एक्शन दैट आर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है, जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल में बटन पर क्लिक करवाया तो वो ऑन क्लिक नाम का इवेंट था जिसे हमने कॉल किया। एंड एन ऑक्यूरेंस ऑफ द एक्टिविटी इज कॉल्ड इवेंट, मतलब किसी किसी चीज़ के हैपनिंग होने पर वो इवेंट कॉल होता है। एग्जांपल के लिए देखें यहाँ पर हमारे पास ऑन लोड, मैं चाहता हूँ पेज लोड होते ही कुछ काम हो जाए तो वो ऑन लोड के ऊपर लगाएंगे। ऑन अनलोड, पेज अनलोड होगा तो उससे पहले क्या होना चाहिए, ऑन माउस ओवर, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे माउस लेकर जाए या माउस आउट, माउस लेकर वापस आए तो क्या एक्शन होना चाहिए, ऑन सबमिट, बटन के ऊपर आप फॉर्म के ऊपर सबमिट कर रहे हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ऑन क्लिक, क्लिक करें तो क्या होना चाहिए किसी बटन के ऊपर, ब्लर करें आप, फोकस ख़त्म करें या उसके ऊपर फोकस लेकर आएँ अपना, सेलेक्ट करें, ऑन की डाउन, डाउन की प्रेस करें, ऑन चेंज, चेंज करें ऑब्जेक्ट को। तो ये सब क्या है आपके अलग अलग इवेंट्स हैं आपके, जिस पर हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। भाई ये इवेंट परफॉर्म होगा तो हमें क्या परफॉर्म करवाना है। कुछ लूप से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन मिला था मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लूप। तो हमारे पास यहाँ पर डू वाइल लूप आता है भाई, और कोई लूप नहीं होता। वाइल, इसके अलावा वाइल फॉर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेर एक्स इक्वल्स टू 10 फंक्शन f1 है, वेर x में 20 है और फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है अलर्ट x के थ्रू, उसमें हमसे x की वैल्यू एंटर करवाई है। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है 10। इसमें थोड़ा सा चेंज करके उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, इसमें उसने वेर कीवर्ड नहीं लिया इस बार, और फिर आउटपुट कह रहा है, पूछ रहा है कि अब आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा यहाँ पर 20। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ आ रही है, इसमें आ रहा है स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है। अगर हम वेर कीवर्ड का यूज़ करते तो मैंने बताया था कि वो ग्लोबल हो जाता है। मैंने उसको बाहर बनाया, एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर मैंने उसकी वैल्यू x20 दी, बट यहाँ पर जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे ग्लोबल वाली वैल्यू मिल रही है x10, जबकि यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 लिया, यहाँ वेर कीवर्ड ही नहीं लगाया मैंने। अब मैं उसकी x इक्वल्स टू 10 कर रहा हूँ तो यहाँ पर नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ये इसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा है। अब जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, यानी यहाँ पर जो मैंने ये वेरिएबल x20 लिया था ये एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था जो यहीं ख़त्म हो गया। बाहर मुझे एक्सेस करने पर क्या मिला, ये वाला आउटपुट मिला। तो यहाँ से हम स्कोप का थोड़ा सा आइडिया क्लियर होता है कि कहाँ तक, स्कोप का मतलब है कहाँ तक कोई वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है उससे बाहर या उसके अंदर। व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन बनाना है आपने जिसमें एक अलर्ट बॉक्स के अंदर आप मैसेज प्रिंट करवाएं, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो सिंपल है आपका फंक्शन जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें एक नाम भी होता है। इतने सारे फंक्शन हमने देख लिए अभी तक, एंड उसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट या डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं और वो कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जिसमें टू स्ट्रिंग, कॉनकैट, लेंथ, मैच, इंडेक्स ऑफ, पुश, पॉप, ये हमने देख लिया अभी तक। और हम अपने खुद के बना सकते हैं, जैसे मैंने एक माई फंक्शन के नाम से, इसमें फंक्शन कीवर्ड भी आएगा पहले दिया, और उसमें स्टेटमेंट कुछ भी लिख दी जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और हम अपने मेन बॉडी में उसको जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है। अब वो कह रहा है कि भाई ये मैसेज प्रिंट करवाना है, तो देखिए माई फंक्शन, इसमें फंक्शन कीवर्ड आएगा, अलर्ट के अंदर हमने मैसेज यहाँ पर दे दिया, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। भाई फंक्शन कीवर्ड ऐड कर लेना यहाँ पर, फंक्शन पहले फंक्शन लिखेंगे फिर उसके बाद माई फंक्शन लिखेंगे। तो ये अभी तक इतना ही है। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो मैं एक लाइव सेशन लूँगा, उसकी टाइमिंग में बता दूंगा, आप उसमें आके मुझसे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच।